अध्याय 461 पवित्र वृक्ष का आह्वान। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। सच में शिमयू का दिमाग दौड़ने लगा। हेवन राउसर के अंदर, जहां सफेद वानर की आत्मा का आखिरी टुकड़ा शिमयू आमंत्रण टोकन के पास से गुजरा था, वहां पहले वाले ने बताया था कि इसके साथ शिमयू को कभी किसी गांटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने आत्मा से कभी कारण नहीं पूछा था, तो शायद यही उसकी सच्चाई जांचने का तरीका होगा। ठीक है, कृपया यहाँ आकर बैठ जाए, जबकि यह नीच व्यक्ति आपके लिए किसी को ढूंढता है। हुआंग जेन अपने शब्दों के अनुसार शिमयू को दुकान के अंदर एक छोटे से हॉल में ले आया और उसे वहां बैठाकर जल्दी से हॉल से बाहर निकल गया। लगभग 15 मिनट बाद वह सम्मानजनक चेहरे के साथ लौटा। उसके पीछे एक नई आकृति दिखाई दी। ये सफेद वस्त्र पहने एक मानव पुरुष था। वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से शिमयू से ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा था और उसकी शक्ति का स्तर शिमयू की आध्यात्मिक इंद्रियों को तब भी समझ नहीं आ रहा था जब शिमयू ने उसे देखने की कोशिश की थी। संप्रदाय के सदस्य शी, मैं किंगलैंड शहर में ही हावरान कॉप के एक संरक्षक आदरणीय गुमिंग हूँ। आदरणीय, मैं संप्रदाय के सदस्य शी हूँ, हुआंग जेन ने शुरू किया। शिमयू जल्दी से खड़ा हो गया, अपने दोनों हाथों को छाती के सामने रखते हुए बोला, आपका स्वागत है सीनियर गुमिंग। ओह, तो आप वह उम्मीदवार हैं जो किंगशान पवित्र संप्रदाय के प्रवेश टूर्नामेंट में शामिल होने की योजना बना रहे हैं और एक गांटर की तलाश कर रहे हैं। हाँ, आदरणीय गुमिंग ने शुरू किया जब उनकी आंखों ने शिमयू का अध्ययन किया। हाँ, गुमिंग की नजरें शिमयू पर कई बार घूमी, फिर उसने आगे कहा, मैं समझता हूँ, तुम सिर्फ एक प्रारंभिक पृथ्वी श्रेणी के मार्शल कलाकार हो। इसके बावजूद तुम्हारा रक्त और क्यूई अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय हैं, जिसका अर्थ है कि तुमने शरीर को मजबूत बनाने के लिए विशेष रूप से बनाई गई कई साधना तकनीकों में हाथ आजमाया है। आप समझदार हैं सीनियर, शिमयू ने यथासंभव शांति से उत्तर दिया, लेकिन वह अभी भी इस तरह से पड़े जाने से काफी हिल गया था। हावरान कॉप के साथ व्यापार भरोसेमंद और लक्ष्य उन्मुख है। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि आप प्रवेश प्रतियोगिता में प्रवेश के लिए हर एक आवश्यकता को पूरा करेंगे, बशर्ते आप हमारी कीमत चुका सकें। हालांकि मुझे आपको एक बात याद दिलानी होगी, आप अपने समान रैंक के साथियों के बीच दुर्जेय हैं, लेकिन ये प्रवेश प्रतियोगिता स्टारफील्ड के हर क्षेत्र से प्रतिभाशाली लोगों से भरी होगी। उनमें से कुछ तो केवल पृथ्वी श्रेणी की शक्तियों से भी स्वर्ग श्रेणी के विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। गुमिंग ने शिमयू को गौर से देखते हुए कहा, आपको इस तथ्य के लिए तैयार रहना होगा कि आपकी सफलता की संभावना बहुत कम हो सकती है। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया सीनियर, शिमयू ने दृढ़ता से कहा, लेकिन मेरा एक और व्यक्तिगत विश्वास है जो मुझे प्रवेश प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए मजबूर करता है। ओह, कोई निजी वजह है, समझ गया। खैर, अब तो बात थोड़ी मुश्किल हो गई है। ठीक है, कृपया मुझे अपने बारे में बताइए और निरीक्षण के लिए अपना निमंत्रण टोकन दिखाइए। गुमिंग ने शिमयू के सामने बैठते हुए जवाब दिया, यह नीच प्राणी सेरुलीन सागर तारा में जन्मा और पला बड़ा है, वर्तमान में किसी भी गुरु या संप्रदाय से संबद्ध नहीं है। शिमयू ने हरे बंदर द्वारा दिए गए निमंत्रण टोकन को दिखाते हुए कहा। गुमिंग की नजर जैसे ही टोकन के सिर पर पड़ी, वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने टोकन को उलट दिया और उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह अकेला नहीं था, दुकानदार हुआंग जेन भी उतना ही हैरान था। शिमयू ने उनके हाव भाव में आए इस स्पष्ट बदलाव को सहज ही भांप लिया। उसने जल्दी से पूछा, क्या इस टोकन में कोई समस्या है सीनियर? गुमिंग की नजर टोकन से हटकर वापस शिमयू पर गई, जो अभी भी हैरान था। उसने टोकन शिमयू को लौटाते हुए कहा, संप्रदाय के सदस्य शी, अगर आपके पास पवित्र वृक्ष का आह्वान पहले से ही है, तो आप हमारा समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? इस नीच व्यक्ति का सीनियर गुमिंग का किसी भी तरह से अपमान करने का कोई इरादा नहीं है, शिमयू ने जल्दी से कहा। फिर उसने उलझन में पूछा, पवित्र वृक्ष का आह्वान क्या होता है? आदरणीय गुमिंग, संप्रदाय के सदस्य शी किंगलैंड शहर में नए हैं और उन्हें प्रवेश टूर्नामेंट के विवरण के बारे में बहुत सीमित जानकारी है, हुआंग जेन ने मदद करते हुए कहा। मुझे यकीन है कि वह वास्तव में इस एकल टोकन के मूल्य को नहीं जानते थे और इसलिए उनका आपका अनादर करने का कोई इरादा नहीं था। ओह, ठीक है, यह उचित है, गुमिंग ने सिर हिलाया। हालांकि उसका चेहरा अभी भी पूरी तरह से उसके पिछले हैरान भाव से मुक्त नहीं हुआ था। मुझे सचमुच माफ करना लॉर्ड गुमिंग, बिना किसी खास बात के आपको जगाने के लिए। हुआंग जेन ने सिर झुकाकर माफी मांगी। ये पूरी तरह मेरी गलती है, गुमिंग ने हाथ हिलाकर टाल दिया। कोई बात नहीं, अब जब मेरी जरूरत नहीं रही तो मैं सब कुछ तुम्हें सौंप दूंगा। वह शिमयू की तरफ एक नजर भी डाले बिना मुड़ा और चला गया। इस बीच शिमयू भौहें सिकुड़े गुमिंग की पीठ देखता रहा, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। गुमिंग के जाते ही हुआंग जेन पास ही बैठ गया। ओह, सेक्ट फेलो शी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हारे पास पवित्र वृक्ष का आह्वान है। उसने थोड़ी निराशा से शिकायत की। मैं वहाँ बेवकूफ लग रहा था, तुम्हें पता है। मैं इसकी सराहना करूंगा यदि आप मुझे बता सकें कि इस टोकन के पीछे क्या सौदा है, सर हुआंग, शिमयू ने उत्तर दिया। हुआंग जेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक हरे रंग का टोकन निकाला। उसे शिमयू को थमा दिया। शिमयू यह नजारा देखकर लगभग तुरंत ही स्तब्ध रह गया। ये हरा टोकन बिल्कुल उसके टोकन जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके टोकन के पीछे एक पेड़ की तस्वीर थी, जबकि हुआंग जेन के टोकन पर सिर्फ एक पेड़ का पत्ता था। हुआंग जेन का संस्करण अपने हाथ में पकड़े हुए शिमयू ने शुरू किया, ये टोकन नहीं हो सकता। हाँ, यह वही निमंत्रण टोकन है जो आमतौर पर सभी को मिलता है, हुआंग जेन ने उत्तर दिया। लेकिन यहाँ जो तुम्हें मिला है वह एक पवित्र वृक्ष का आह्वान है।
असल में उनमें क्या अंतर है? ज्यादा नहीं, सच में। पवित्र वृक्ष समन एक और भी दुर्लभ आमंत्रण टोकन होने के कारण उपयुक्त है। पवित्र संप्रदाय इसे केवल उन व्यक्तियों और समूहों को ही देता है जिनका पवित्र संप्रदाय से विशेष संबंध होता है। जिनके पास पवित्र वृक्ष समन का एक भी टुकड़ा होता है उन्हें कुछ विशेष लाभ मिलते हैं, जैसे कि गांटर की आवश्यकता से पूरी तरह छूट। हुआंग जेन ने उत्तर दिया, देखिए, गांटर प्रवेश प्रतियोगिता का अभिन्न अंग है। सिर्फ इस एक आवश्यकता को पूरा न कर पाने के कारण ही लाखों लोग अयोग्य घोषित कर दिए गए थे, क्योंकि पवित्र संप्रदाय जानता है कि आमंत्रण टोकन का लोगों के बीच स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान किया जा सकता है। इसलिए वे उम्मीदवारों को स्वीकृत गांटरों की एक बहुत ही सख्त सूची के माध्यम से छांटते हैं। शी म्यू अपने हाथ में हरे टोकन को घूर रहा था और उसका दिल धीरे धीरे खुशी से भर रहा था। हुआंग जेन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सावधानी से पूछा, संप्रदाय सदस्य शी, क्या मैं पूछ सकता हूँ, पवित्र संप्रदाय से आपका क्या संबंध है? वास्तव में कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं। ये तुच्छ व्यक्ति बिना किसी औपचारिक गुरु के मार्गदर्शन के सभी प्रकार की तकनीकों को सीखकर स्वयं ही प्रशिक्षण लेता है, जो उसे सौभाग्य से प्राप्त हुई। शी म्यू ने उत्तर दिया, हालांकि ये चिन्ह इस तुच्छ व्यक्ति को एक स्वर्ग श्रेणी के वरिष्ठ व्यक्ति ने दिया था। शायद उसी का किंग लैन पवित्र संप्रदाय के साथ कुछ इतिहास रहा होगा। हुआंग जेन ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। अब जब शी म्यू ने पुष्टि कर दी थी कि अब उसे किसी गांटर की जरूरत नहीं है, तो वह जल्दी से वहां से चला गया। वह अभी हाओरान कॉप की दुकान से बाहर निकला ही था कि कई लगभग तुरंत उसकी ओर दौड़ा। तुम्हें बहुत समय लगा, शी तो, कई ने कहा। तुम्हें सारी जरूरी जानकारी मिल गई? शी म्यू ने सिर हिलाया और एक हरे पंखों वाली उड़ती हुई गाड़ी बुलाई। वह उसमें सवार होकर भीतरी शहर की ओर चल पड़ा। किंगलैंड शहर बहुत ही बड़ा शहर साबित हुआ। अगर पूर्व से इसके पश्चिमी हिस्से तक पैदल भी पहुंचा जाए तो कम से कम आधा दिन लग जाता। इसलिए शहर में किसी भी तरह की उड़ान पर पाबंदी नहीं थी। शहर के बीचों बीच 5 विशाल पेड़ों को जोड़कर बनाया गया एक महल है। दरअसल यहीं प्रवेश प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण हुआ था। महल के चारों ओर एक विशाल चौक था जो अब लोगों से खचाखच भरा हुआ था, और जैसे जैसे आसमान से और भी ज्यादा लोग उमड़ रहे थे, भीड़ और भी बढ़ती जा रही थी। भीड़ में शामिल होने के लिए नीचे उतरी रोशनियों में से एक थी शी म्यू, जो तब प्रकट हुई जब उसके शरीर से हरी रोशनी गायब हो गई। वाह, यहाँ तो कल जैसी भीड़ नहीं होगी, कई ने ये दृश्य देखते ही आश्चर्य से कहा। शी म्यू ने अपने आसपास का नजारा देखा। जहाँ भी उसकी नजर जाती, उसकी नजर अलग अलग प्रजातियों के सिरों पर पड़ती, जबकि उसके अपने पैर चौक के किसी भी हिस्से पर मुश्किल से टिक पाते। ज्यादातर सिर या तो दानव जातियों के थे या फिर कुछ अजीबोगरीब दिखने वाली एलियन जातियों के। जाहिर है ज्यादा इंसान इसमें शामिल नहीं थे, और जो आए भी उन्हें भीड़ में से बाहर निकाल दिया गया या छिपा दिया गया, क्योंकि वे दूसरी प्रजातियों की तुलना में बहुत छोटे थे। शी म्यू ने ये भी देखा कि वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने काफी उच्च स्तर की शक्ति रैंकिंग भी हासिल कर ली थी। उनमें से अधिकांश मध्य पृथ्वी रैंक के थे, जबकि प्रारंभिक और उत्तर पृथ्वी रैंक वाले कम थे। उसके आसपास की दानव जातियों ने तुरंत अपने बीच एक इंसान को पहचान लिया, और तो और वे उसे नीचा दिखाने में भी जल्दी कर गए। अरे दोस्तों, जरा गौर करो, एक छोटा सा इंसान भी लड़ाई में शामिल हो गया है। रुको, वो तो सिर्फ अर्ली अर्थ रैंक का है। यार, यहाँ आने की हिम्मत तो बहुत है तुम्हारी। मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति कुछ ज्यादा ही प्रशंसा दिखा रहे हैं जो आत्मघाती मिशन पर यहाँ आया है। दोस्त, बहुत जल्द ही शी म्यू ने खुद को सभी प्रकार के अपमान, तिरस्कार और कभी कभी कुछ उंगली हिलाहट से घिरा हुआ पाया। कई को उनके इस रवैये पर गुस्सा आना जायज था। वह अपना मुंह खोलकर उन सब पर जवाबी हमला करने ही वाला था कि शी म्यू ने उसे नीचे गिरा दिया। कोई बात नहीं, अगर वे खुद अपनी बात नहीं रख सकते तो हमारे जैसे लोगों का तो कोई बस नहीं है। उन्हें रहने दो, उसने महल की ओर बढ़ते हुए कहा। उनका स्वागत करने वाला हॉल बड़ा और विशाल था, फिर भी लोगों से भरा हुआ था। सैकड़ों लोगों की लंबी कतारें पहले से ही पत्थर की मेजों की एक कतार के सामने लग चुकी थीं, जहां एक विशाल वृक्ष की छवि वाली कड़ाईदार हरे रंग की पोशाक पहने लोगों का एक समूह बैठा था। शी म्यू कतारों से सरकते हुए एक अपेक्षाकृत छोटी कतार में पहुंच गया। ऐसा करते हुए उसने देखा कि कुछ लोग भीड़ में से आते जाते हुए कानों में कुछ फुसफुसा रहे थे, जबकि कुछ लोग अपनी मर्जी से उनकी बातचीत में शामिल हो रहे थे। उसे ये समझने में कुछ समय लगा। ये लोग भीड़ में से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो उन्हें अपना निमंत्रण टोकन बेच सके। इस बीच जो लोग उनके पास आए वे थे जो अपनी धनराशि देकर व्यापार में घुसना चाहते थे ताकि बदले में उन्हें निमंत्रण टोकन मिल सके। बहुत माफी, आपका गांटर विश्वास के सम्मानजनक स्रोत के रूप में योग्य नहीं है, इसलिए आप स्वतः ही प्रवेश प्रतियोगिता के लिए पात्र नहीं हैं। जब शी म्यू इंतजार कर रहा था, किंगलैंड पवित्र संप्रदाय की वर्दी पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अगली कतार में पीले वस्त्र पहने एक दानव जाति के युवक को एक टोकन वापस कर दिया था। युवक ने बेहद गुस्से में कहा, मेरा गांटर कोई और नहीं बल्कि नोवम्बोर ग्रह के प्रसिद्ध गुप्त गुट का एल्डर म्यूजे है। वह पहले ही प्रारंभिक स्वर्ग पद प्राप्त कर चुका है। तुम्हारा क्या मतलब है कि वह योग्य नहीं है ना? दुर्भाग्य से एल्डर म्यूजे ने पहले एक गंभीर और अक्षम्य पाप किया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गुप्त गुट से निकाल दिया गया था। दूसरे शब्दों में, म्यूजे की प्रतिष्ठा बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच गई थी, जिससे किसी भी तरह का विश्वास तुरंत खत्म हो जाता है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। पीले वस्त्र वाला युवक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया,
किंतु तुरंत ही उसने अपना मुंह खोल दिया, मानो वह कुछ कहने वाला हो। आप थक गए होंगे, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप किनारे पर थोड़ा आराम कर लें ताकि पंजीकरण प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अधीरता से कुछ उचित जोर देकर कहा, इससे पहले कि वह युवक कुछ कह पाता। अगला लगभग तुरंत ही हरे कवच पहने 2 पहरेदार पास से उस युवक के पास आए और उनमें से हर एक के चेहरे से पृथ्वी के सर्वोच्च स्तर के मार्शल कलाकार जैसी आभा निकल रही थी। उन्होंने युवक को अपने बीच में दबा लिया और उनमें से एक जोर से बोला, माफ कीजिए महोदय। राक्षस दौड़ में भागा युवक मुड़ा और मेज के पीछे बैठे अधेड़ उम्र के आदमी पर आखिरी बार घूरा। हालांकि वह बिना कोई तमाशा खड़ा किए चला गया। यह नजारा देखकर शी म्यू की भौहें उठ गईं। उसने सिर हिलाया और अपना ध्यान वापस अपनी ओर मोड़ लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, कतार में उसके आगे खड़े लोग झुंड में चले गए। ज्यादातर लोग सिर्फ इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिए गए कि उनके गांटर खुद अयोग्य घोषित कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी कई और लोग कतार में लग गए, जिससे कतारें और लंबी हो गईं। शी म्यू को पंजीकरण काउंटर के करीब पहुंचने में लगभग आधे घंटे से अधिक का समय लगा। उनके और टेबल के बीच केवल 1 दर्जन लोग थे। कई इस पूरे समय लोगों की भीड़ को शुद्ध उदासी से देख रहा था और अचानक वह जोर से चिल्लाया, शी टो, देखो। शी म्यू ने उसकी निगाहों का पीछा किया और थोड़ा ठिठक गया। 5 लाल बालों वाले दानव जाति के लोगों का एक समूह हॉल में दाखिल हुआ था, जिनमें से एक वह लाल बालों वाला युवक था जिससे शी म्यू पहले शहर के द्वार पर मिला था। उसके आसपास के अधिकांश लोग पहले से ही वहां मौजूद थे, लेकिन वहां कोई नया व्यक्ति भी था। लाल वस्त्र पहने एक लड़की भी उनके साथ आ गई थी। लड़की की भौहें इतनी नाजुक और उभरी हुई थीं कि मानो उन्हें खींचकर बनाया गया हो। उसके बिखरे चिकने लाल बाल उसकी पीठ पर आराम से टिके हुए थे, जबकि उसकी आंखों की लाल चमकती हुई परितारिका दूसरों की तुलना में मंद थी। उसके माथे पर एक नीला आंसू के आकार का क्रिस्टल टिका हुआ था। उसने एक ढीला लाल चोगा पहना हुआ था, लेकिन फिर भी यह उसके सुडौल शरीर को छिपाने में अच्छा काम नहीं कर रहा था। शी म्यू की आंखें चमक उठीं। लाल बालों वाली दानव जाति में इस लड़की ने ही शक्ति का सर्वोच्च पद प्राप्त किया था। वह पहले से ही लेट अर्थ रैंक पर थी और ऐसा लग रहा था कि वह बहुत जल्द ही पीक अर्थ रैंक तक पहुंचने वाली है। अध्याय 462। माली। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। शायद ये भाग्य का एक मजाक था कि लोगों का ये समूह तुरंत उस कतार की ओर चल पड़ा जहां शी म्यू खड़ा था और उसके स्थान को पार करते हुए तब तक रुका जब तक कि वे शी म्यू के सामने खड़े दूसरे व्यक्ति के पास नहीं रुक गए। एक मांसल लाल बालों वाला दानव जाति के मीटबॉल जैसा दिखने वाला व्यक्ति। जैसे ही उस आदमी ने उन्हें देखा और उनसे धीरे से बातें करने लगा, उसका चेहरा खिल उठा। जाहिर था कि ये लोग एक दूसरे को जानते थे। हालांकि वे अब भी अनिवार्य रूप से कतारों में कटौती कर रहे थे और जो लोग उनसे बहुत पहले कतार में लग गए थे, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। उनकी नाराजगी के बावजूद किसी ने उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। शायद लाल बालों वाली लड़की की ताकत या समूह की कथित प्रसिद्धि और रुतबा ही इसकी वजह था। एक को छोड़कर सब चुप रहे। बेवकूफ, कई ने धीरे से कहा। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकला, दानव जाति के युवक के कान हल्के से हिल गए और उसकी नजरें तुरंत शी म्यू और कई से टकरा गईं। उसकी आंखों में रोष लगभग तुरंत ही दहाड़ उठा और उसके शरीर से लाल लाल चमकें निकलने लगीं। शहर में निजी मामलों पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। पल भर में हरे कवच में एक पहरेदार उस युवक के सामने भूत की तरह प्रकट हुआ। उसने उसी स्थिर स्वर में कहा, जो लोग शहर के नियमों का उल्लंघन करेंगे उन्हें शहर से निकाल दिया जाएगा और 100 साल तक शहर में दोबारा प्रवेश करने पर रोक लगा दी जाएगी। युवक के चेहरे पर मुस्कान आ गई जैसे ही उसके शरीर के चारों ओर की लाल आभा समाप्त हुई। तभी लाल बालों वाली लड़की बोली, माफ कीजिए महोदय, मेरा कुल भाई झगड़ा नहीं चाहता था। वह बस एक ऐसे व्यक्ति को देखकर थोड़ा उत्तेजित हो गया था जिसे वह व्यक्तिगत रूप से जानता था, जिससे वह अस्थायी रूप से अपने राक्षसी आभामंडल पर नियंत्रण खो बैठा था। कृपया उसे माफ कर दीजिए। गार्ड ने लड़की की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसकी ठंडी आंखें अभी भी उस दानव जाति के युवक को घूर रही थीं और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि यह तुम्हारा नियमों से पहला टकराव है। अगली बार जब तुम नियमों का उल्लंघन करोगी तो किसी नरमी की उम्मीद मत करना। ठीक है, ठीक है। युवक की गर्दन से एक नस उभर आए, लेकिन उसने उसी क्षण उसे छिपा लिया जब उसने अपना सिर नीचे कर लिया। हरे कवच वाला गार्ड अंततः चला गया, एक तरह से जिसे पूरी तरह से गायब हो जाने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। लाल बालों वाली उस सुंदरी ने अपनी चमकीली आंखें शी म्यू की ओर घुमाईं और उसकी आंखें चमक उठीं। इस बीच शी म्यू ने आखिरी बार उस समूह की ओर देखा और उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अपना सिर उनसे दूर कर लिया। हालांकि कई अपनी छोटी सी जीत को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। उसने अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव लिए उन्हें घूरा और अपने पंख फड़फड़ाकर उकसाने की कोशिश की। जितना हो सके उतना बेतुका और अटपटा व्यवहार किया। राक्षस जाति के युवक की आंखें क्रोध से जल रही थीं, इतनी कि उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। हालांकि उसके साथ खड़ी खूबसूरत लड़की ने तुरंत उसे घूरा, जिससे युवक को अपना गुस्सा कम करने के लिए गहरी सांसें लेनी पड़ी। कुछ क्षण बाद काउंटर पर शी म्यू की बारी आई। उसकी लाइन की प्रभारी लड़की हरे रंग का गाउन पहने एक सुंदर युवती थी, जिसके होंठों के किनारे पर एक छोटा सा तिल था। वह काफी प्यारी और चुलबुली लग रही थी। हालांकि उसकी नाजुक भौहें उस समय उसके चेहरे के बीच में थोड़ी सी सिकुड़ी हुई थीं। जब वह शी म्यू को देख रही थी और बुदा रही थी, हम एक इंसान, यह नीच व्यक्ति शी म्यू है।
मैं प्रवेश प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराने आया हूँ। क्या आप अपने फैसले के बारे में निश्चित हैं, महोदय? प्रवेश प्रतियोगिता कठोर और कभी कभी खतरनाक भी होती है। जो लोग मानकों पर खरे नहीं उतरते वे इसमें अपनी जान भी गंवा सकते हैं, लड़की ने झिझकते हुए कहा। आप इस बार छोड़ सकते हैं और अगली बार अपने मौके का इंतजार कर सकते हैं। जानते हैं, आप अभी भी काफी जवान होंगे। उस लड़की की बात सुनो, कमजोर, उसमें तुमसे ज्यादा अक्ल है। दानव जाति के लोगों का समूह अभी हॉल से बाहर निकला ही था कि सामने वाले युवक ने शी म्यू को गाली देने का मौका भांप लिया, और जाहिर है उसने यह उतनी ही हिकारत से किया जितनी जोर से उसकी हंसी थी। तुम्हारी इतनी कम शक्ति और इंसान के तौर पर तुम्हारी दयनीय वंशावली के साथ तुम जिंदा बच नहीं पाओगे। मैं उस महिला की चिंता से बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन मैंने बहुत पहले ही अपना मन बना लिया था। प्लीज, मैं रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ। शी म्यू ने युवक की तरफ एक नजर भी डाले बिना जोर देकर कहा। ठीक है, ओह के। शी म्यू के आग्रह पर लड़की ने कुछ और नहीं कहा। एक मूर्ख को चेतावनी देने के लिए इतना कुछ, है ना? बेवकूफों को तो बढ़त चाहिए ही, है ना? भले ही इससे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। युवक ने ऊंची आवाज में कहा। कई क्रोधित होकर अपनी जीभ की नोक पर ही पलटवार करने लगा, लेकिन शी म्यू ने उसे धीरे से थपथपाया। ऐसा मत करो, उसने तोते के पंख के पिछले हिस्से को सहलाते हुए कहा। उफ़, ठीक है, तुम्हारी बात सही है। कई ने कुछ देर पलकें झपकाईं और अचानक जोर से सिर हिलाया, फिर जोर से बोला, एक पागल कुत्ते से बात करते रहना मेरे लिए और भी शर्मनाक होगा। शुक्रिया, तो युवक को मानो बेहोशी छाने लगी थी। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी सांसें किसी क्रोधित सांड की तरह तेज होती जा रही थीं, जबकि उसकी आंखें शी म्यू के चेहरे पर खंजर की तरह तनी हुई थीं। तभी उस खूबसूरत लाल बालों वाली लड़की के नाजुक चेहरे पर उदासी छा गई और उसने धैर्यपूर्वक बीच में कहा, क्या तुम इसे अभी ही बंद कर दोगी, माली? हम यहाँ क्यों हैं, ये भूलने की हिम्मत मत करना। माली ने तुरंत एक गहरी सांस ली और अपना गुस्सा दबा लिया, मानो उसे उस लड़की से डर लग रहा हो। फिर भी उसने दांत पीसते हुए आखिरी बार पलटवार किया। मुझे तो ये देखना है कि कौन सा बेवकूफ तुम्हारा गांटर बनेगा, साले। हो सकता है तुम बिना किसी गांटर के ही यहाँ आ गए हो। इस बीच हरे रंग के गाउन वाली लड़की ने इस तमाशे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, मानो उसने ऐसा कुछ 100वीं बार देखा हो। कृपया मुझे अपना निमंत्रण टोकन दे दो, उसने शी म्यू से कहा। उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। लड़की ने टोकन लिया और अपना हाथ उठाकर उस पर हाथ का संकेत दिया। टोकन गुनगुना उठा और उसमें से आध्यात्मिक ऊर्जा निकलकर किसी अनजान भाषा में कुछ हल्के पीले रंग के चिन्ह बन गए। लड़की, जो शुरू से ही शांत भाव धारण किए हुए थी, परिणाम देखकर खुशी से चौंक गई और उसने जोर से कहा, हम एक पवित्र वृक्ष का आह्वान। उसकी घोषणा सुनकर भीड़ तुरंत उनकी ओर मुड़ गई, जिसमें माली, उसके दोस्त और लाल बालों वाली प्रेमिका भी शामिल थी, जो दंग रह गए। सभी आमंत्रण टोकनों में पवित्र वृक्ष का आह्वान अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था। केवल वे लोग ही जिनके पास सच्ची शक्ति और प्रभाव था, इनमें से एक भी प्राप्त कर सकते थे। क्या तुम ऐसे ही देखते रहोगे या आगे बढ़ोगे? लाल बालों वाली लड़की ने शी म्यू की ओर एक त्वरित नजर डाली, उसकी आंखें चमक रही थीं, और फिर माली पर झपटी। माली स्पष्ट रूप से कई से नाराज था, इससे पहले कि वह लड़की का पीछा करता हुआ आगे बढ़ता। चूंकि आपके पास पवित्र वृक्ष का समन है, इसलिए आपको अपने साथ किसी गांटर की आवश्यकता नहीं है, महोदय। हरे वस्त्र में लड़की मुस्कुराई जब उसने हरे जेड बोर्ड पर शी म्यू का नाम लिखा और फिर एक सफेद कटोरे जैसी संरचना बनाई जो प्रतीत होता है कि उत्तम जेड से बनी थी। कृपया अपने खून की एक बूंद दीजिए, महोदय। शी म्यू ने अपनी बारी का इंतजार करते हुए पंजीकरण प्रक्रिया का ये हिस्सा अनगिनत बार देखा था, इसलिए उसने झट से अपनी उंगली में एक छोटा सा कट लगाया और एक बूंद कटोरे में टपका दी। खून चिकनी सतह से धीरे धीरे नीचे की ओर बहकर गायब हो गया। ठीक है, सब हो गया। प्रवेश प्रतियोगिता आधे महीने बाद शुरू होगी, जिसके बारे में आपको हमारे लोग पहले ही सूचित कर देंगे और आपको प्रतियोगिता की पूरी जानकारी भी दे देंगे। शुभकामनाएं, उसने पवित्र वृक्ष के आह्वान को सुरक्षित रखते हुए कहा। शी म्यू ने सिर हिलाया और बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। वह बहुत जल्दी ही महल से बाहर निकल गया और भीड़ के बीच में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए वह उतनी ही जल्दी से चौक से निकलकर एक सड़क पर मुड़ गया। सच कहूं तो वह बहुत खुश था। कुछ छोटी मोटी दिक्कतें जरूर आईं, लेकिन वह टूर्नामेंट में अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब रहा। अब उसे बस खुद को और पूरी तरह से तैयार करना था। परीक्षाएं पास करने के बाद वह किंग लैन पवित्र संप्रदाय का शिष्य बन जाएगा। नौक्रांति रहस्यमय कला के उन्नत स्तरों के बारे में सफेद बंदर के अवशेषों के शब्दों को याद करने से ही शी म्यू के हाथ मुट्ठियों में बंध गए और उत्तेजना उसकी छाती पर उमड़ पड़ी। चुप, शी तो अब जब रजिस्ट्रेशन हो गया है तो तुम्हारी टू डू लिस्ट में और कुछ बचा नहीं है ना? तुम क्या कहोगे कि हम इस शहर के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाएं? कई ने पंख फड़फड़ाए और चिल्लाया। शी म्यू कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, नहीं, पहले मैं कुछ सामान खरीदने जा रहा हूँ, उसके बाद हमें रहने की जगह ढूंढनी होगी, उसके बाद हम खाने पीने की बात करेंगे। शी म्यू ने देखा कि प्रवेश प्रतियोगिता में बहुत सारे शक्तिशाली लोग शामिल हो रहे थे। दानव जाति के युवकों में से सिर्फ लाल बालों वाली लड़की ही एक पर्याप्त उदाहरण थी। शी म्यू अपनी असली शक्तियों को पहचान नहीं पा रहा था और यह खतरनाक था। उफ, ठीक है, कई ने असहाय होकर कहा। शी म्यू अभी आगे बढ़ने ही वाला था कि एक धुंधली सी आकृति ने उसका रास्ता रोक लिया। वह लाल बालों वाला दानव जाति का युवक माली था।
उसने अपने हाथों को सीने के सामने कर लिया और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट थी जो पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग थी। भाई रुक जाइए, क्या बात है? शी म्यू ने भौहें चढ़ाईं। अगर यह आदमी पवित्र वृक्ष के आह्वान के बावजूद अकेले उसके पास आने की हिम्मत कर रहा था तो इसका मतलब होगा कि या तो उस युवक के पीछे कोई ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट है या फिर उसका कोई और छिपा हुआ मकसद है। भाई कृपया हमारी पिछली गलतफहमी को दिल पर मत लेना, ये पूरी तरह से माँ की गलती थी, माली ने कुछ ज्यादा ही दोस्ताना लहजे में कहा। जैसे ही उसकी नजर शी म्यू के कंधे पर बैठे तोते पर पड़ी। तुम क्या घूर रहे हो? अपनी आंखें मुझसे हटा लो वरना मैं उन्हें नोचकर तुम्हारी कुहनी से निकाल दूंगी। कई ने उस पर एक तीखी नजर डालने के बाद बुदबुदाया। अपने पिछले व्यवहार के विपरीत माली की मुस्कान में जरा भी कमी नहीं आई। ओह बस इतना ही? शी म्यू की भौहें उठ गईं। खैर वहाँ एक और बात है जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मुझे करना चाहिए या नहीं। माली की नज़र हर जगह घूम गई क्योंकि वह हकला रहा था। ओह ठीक है, तो शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शी म्यू ने बिना किसी हास्य के हंसते हुए अपने पैर ऐसे हिलाए जैसे वह माली के चारों ओर घूमने वाला हो। माली कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया लेकिन फिर जल्दी से संभल गया और घूमकर एक बार फिर शी म्यू का रास्ता रोक दिया। चेहरे पर मुस्कान लिए उसने जल्दी से कहा, रुको मेरी बात सुनो। ये पक्षी अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान है, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या तुम इसे मुझे 10 लाख स्पिरिट स्टोन्स की कीमत पर बेच सकते हो? क्या मैं तुम्हें बिकाऊ चीज लग रही हूँ? जर्कफेस कसम से शितो। कई ने गुस्से से अपने पंख फड़फड़ाए और माली का प्रस्ताव समझते ही चीख पड़ा। जब तुम टूर्नामेंट के दौरान जर्कफेस को देखो तो उसकी नाक पर एक जोरदार मुक्का मारकर मेरी मदद करना। अब तक शी म्यू का चेहरा पहले ही गहरा हो चुका था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, पीछे हटो, ये पक्षी बिक्री के लिए नहीं है। जैसे ही उसने जवाब दिया शी म्यू के शरीर से खतरनाक चटकने की आवाजें निकली मानो उसकी हड्डियों के अंदर पटाखे फूट रहे हों। पल भर में उसका शरीर एक साइज बड़ा हो गया और फिर वह माली पर गिर पड़ा। माली के चेहरे के भाव बदल गए। उसने शी म्यू द्वारा दिए गए पवित्र वृक्ष के आह्वान और उसके निहितार्थों के बारे में सोचा और अवचेतन रूप से 2 कदम पीछे हट गया। एक भयंकर तूफान की तरह शी म्यू माली की ओर देखे बिना ही उसके पास से दूर चला गया। माली ने उसकी पीठ देखी और अपने हाथों को मुट्ठियों में भींच लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कुछ पल बाद उसने गुस्से में पैर पटके और मन ही मन नफरत से बुदबुदाया, इसमें कोई शक नहीं, वो चिड़िया वही चीज है, मैं उसे लेकर रहूंगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। समय तेजी से बीत गया। आधा महीना हवा की तरह बीत गया और जैसी की उम्मीद थी किंगलैंड पवित्र संप्रदाय के लिए प्रवेश टूर्नामेंट शुरू हो गया है। शी म्यू एक सूचना देने वाले कर्मचारी द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सुबह सुबह ही परीक्षा स्थल पर पहुंच गया था। ये क्विंगलैंड शहर के बाहर जंगल में था, एक बड़ा खुला मैदान। शी म्यू ने देखा कि साइट पर पहले से ही हजारों लोग पंजीकरण करा चुके थे। जब वह वहां पहुंचा तब भी और भी लोग वहां दौड़ रहे थे। शी म्यू ने चारों ओर नजर दौड़ाई और एक बार फिर गौर किया कि ज्यादातर प्रतिभागी एलियन और दानव प्रजाति के थे। वहां बहुत कम इंसान दिखाई दे रहे थे और जब उसने उनमें एक मानव जैसी आकृति देखी तो भी उसकी त्वचा के रंग, नजाकत, बालों के रंग वगैरह में फर्क साफ दिखाई दिया। इनमें से ज्यादातर प्रतिभागी समूहों में आए थे, चाहे वे 3 से 5 लोगों का एक समूह हो या 10 या उससे ज्यादा लोगों का एक बड़ा समूह। शी म्यू अकेले आने वाले व्यक्ति के रूप में अलग दिखने लगे थे। उसके पीछे एक तेंदुए के सिर वाला एलियन युवक अपने दोस्त से बातें कर रहा था। अरे सुना नहीं, इस बार प्रवेश प्रतियोगिता में 30 लाख प्रतिभागी हैं। यार ये पिछले 2 प्रतियोगिताओं से कम 30% ज्यादा है। तुम्हें हैरानी क्यों हो रही है? ये तो दशक में एक बार ही होता है। जाहिर है हर कोई जो खुद को एक ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट समझता है इस खेल में शामिल होना चाहेगा। अगर उन्हें अयोग्य भी घोषित कर दिया जाए तो कम से कम उन्हें अपनी भागीदारी से अनमोल सबक तो मिलेंगे ही और ये उनके भविष्य के प्रयासों में वाकई मददगार साबित हो सकते हैं, है ना? दोस्त ने कहा, जाहिर है मुझे समझ नहीं आ रहा कि कमजोर लोगों के एक समूह के इस खेल में कूदने की क्या वजह है। वे क्या उम्मीद कर रहे हैं? एक विशाल कब्र में शामिल होने की? हाँ तुमने सही कहा दोस्त। प्रदर्शनी ए में प्रवेश करो। एक छोटा सा इंसान अपनी किस्मत आजमा रहा है, पहले तेंदुए के सिर वाले युवक ने कहा और अपनी तीखी पंजे जैसी उंगलियां उठाकर सीधे शी म्यू की ओर इशारा किया। अध्याय 463 हरी भरी पहाड़ियां और हरा पानी। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। शेमाई को बाहरी लोगों की ज्यादा चिंता नहीं थी लेकिन कई को जेब में ठूंसना जरूरी था, वरना उसे डर था कि चिड़िया का स्वभाव मुसीबत खड़ी कर देगा। वह शोरगुल भरी भीड़ को चीरता हुआ अकेले ही आगे बढ़ा। कुछ ही देर में वह खुली जगह के बीचों बीच एक विशाल प्राचीन वृक्ष के पास पहुंच गया। हालांकि आसपास की चहल पहल भरी भीड़ भाड़ थी, फिर भी पुराने पेड़ों के सामने एक बड़ा सा खुला मैदान था जहां एक गोल चबूतरा बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खास लकड़ी से बना हो। आसपास के जंगल की तुलना में यह विशाल पेड़ ज्यादा ऊंचा नहीं था, शायद 300-400 फीट ऊंचा। पूरा शरीर बैंगनी था और मोटे तने में कुछ अजीब सा था, मानो आसमान की ओर इशारा करती हुई कोई बैंगनी मीनार हो। इसकी शाखाओं पर अनगिनत लताएं झरने की तरह नीचे गिर रही थीं और सीधे जमीन की ओर लटक रही थीं। शी म्यू ने देखा कि इस विशाल वृक्ष के अस्तित्व में कुछ असाधारण बात है और उसकी जिज्ञासा जागृत हुई। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें किसी जादुई शक्ति का संचार हो रहा हो। जैसे ही उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी घूमी, विशाल बैंगनी पेड़ अचानक ऐसा लगा जैसे वह पास ही है।
छाल पर बारीक रेखाएं साफ हो गई थीं और लताओं के बीच से आध्यात्मिक प्रवाह की एक हल्की सी धारा भी दिखाई दे रही थी। जमीन लगातार एक दूसरे से जुड़ रही थी। शी म्यू ने देखा कि धड़ के केंद्र में आध्यात्मिक ऊर्जा एक भंवर बन गई थी, जिसमें मंद स्थानिक उतार चढ़ाव मंद रूप से विकीर्ण हो रहे थे। जब शी म्यू ने हवा में कुछ देखा तो उसे अचानक लगा जैसे कोई ईश्वरीय उपस्थिति उससे दूर जा रही है। उसका दिल थोड़ी देर के लिए धड़क उठा, जैसे उसे किसी के आर पार देखे जाने का एहसास हुआ हो। उसने जल्दी से ऊपर देखा और बैंगनी पेड़ के सामने एक गोलाकार ऊंचा चबूतरा देखा। पता नहीं कब नीले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उस आदमी के बाल पूरी तरह सफेद थे और चेहरा बच्चों जैसा लाल था। उसने एक चौड़ा नीला लबादा ओढ़ा हुआ था। हल्की हवा के झोंके के साथ उसके कपड़ों में धूल सी चमक आ रही थी। अपनी लंबी लटकती भौंहों वाला बूढ़ा आदमी मानो बस इधर उधर देख रहा था। इस समय उसने भीड़ की ओर देखा था, जिससे शी म्यू थोड़ा और निश्चिंत हो गया। चुप रहो, बूढ़े आदमी ने अपनी नजर वापस पाने के लिए एक भान उठाई और कहा। आवाज तेज तो नहीं थी, पर भव्य थी और दर्शकों में सभी को साफ सुनाई दे रही थी। इसलिए शुरू में भारी भरकम भीड़ आखिरकार शांत हो गई और उनकी नजरें उस बूढ़े आदमी पर टिक गईं। एक क्षण के लिए तो वहां सन्नाटा छा गया। शी म्यू ने गहरी सोच में डूबे हुए बूढ़े आदमी की ओर देखा। ये बूढ़ा आदमी दिखने में इंसानों से बिल्कुल अलग था। उसका शरीर छिपा हुआ था, लेकिन शी म्यू को अभी भी उसमें एक हल्की सी शैतानी उपस्थिति का एहसास हो रहा था। इसके अलावा वस्त्र की छाती पर कढ़ाई वाला पैटर्न एक हल्के पीले रंग के पुराने पेड़ का था। ये किंगलान की पवित्र भूमि के ज्यादातर शिष्यों के पत्तों जैसा पैटर्न नहीं था। यह शायद एक नीची मुद्रा थी। जब शी म्यू गहन विचार में डूबा हुआ था तो बूढ़े आदमी की आवाज फिर सुनाई दी। वृद्ध व्यक्ति एक दुखी आत्मा है। वह इस नए शिष्य के परीक्षण का अग्रज है। किंगलान की पवित्र भूमि किंगलान के पूर्वजों द्वारा उद्घाटन के बाद से लाखों वर्षों से चली आ रही है। पूर्वजों के प्रशिक्षण के अनुसार हर 10 साल में सौर तारा क्षेत्र के संप्रदाय के उद्घाटन के लिए 108 शिष्यों की भर्ती की जाती थी। परीक्षण के परिणामों के अनुसार पहले 36 को उच्च शिष्यों के रूप में चुना गया, जबकि अगले 72 शिष्यों को अगली पंक्ति में रखा गया। सब चुपचाप सुन रहे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था और जाहिर है उन्हें पता था कि बूढ़े आदमी ने क्या कहा, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी असामान्य था। बूढ़ा आदमी कुछ देर रुका और फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। गांटर योग्यता समीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों की कुल संख्या 33,613 है। मुकदमे की आधिकारिक शुरुआत से पहले एल्डर ने नियमित रूप से पूछा था कि क्या किसी के पास किसी जानवर या रसातल या अन्य शारीरिक संरचना का रक्त है। यदि आपके पास है तो कृपया खड़े हो जाएं और मेरे पास आएं। पुष्टि होने पर आपको सीधे चयन से मुक्त कर दिया जाएगा। आप तुरंत उच्च शिष्य पद पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही यह बयान सामने आया, जो भीड़ पहले इस दृश्य को देखकर अचंभित नहीं हुई थी, वह फिर से अशांत हो गई। बीच बीच में बहस की आवाजें सुनाई देने लगीं। एक स्वर्गीय जानवर का रक्तसार। शी म्यू भी हैरान था और वह नीले वानरों के पूर्वजों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। वह बस मुस्कुरा ही सका। हालांकि वह भाग्यशाली था कि उसे नीला बंदर के पूर्वजों का रक्तसार प्राप्त हुआ। ये वास्तव में जानवरों का रक्त नहीं था, जब तक कि इसे विशाल नीला बंदर के रक्तसार के अवशेषों में विकसित न किया जा सके। दूसरे पक्ष ने भी कहा था कि यह संभावना न्यूनतम है, लेकिन हार न मानना उनके स्वभाव में है। कुछ समय बाद कोई भी खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, चूंकि लोग नहीं हैं, तो सामान्य प्रथा के अनुसार मैं आपको शिष्यों के चयन के नियम और सावधानियां समझाऊंगा। उसके द्वारा उत्पन्न किए गए दृश्य के बावजूद बूढ़ा व्यक्ति आश्चर्यचकित नहीं हुआ और बोलता रहा। शी म्यू ने अपने होश संभाले और सुनने लगा कि आगे क्या होने वाला है। ये परीक्षण 1 महीने की अवधि के लिए हरे पानी में वरदांत पहाड़ियों के गुप्त क्षेत्र में चलाया जाएगा। आप सभी ने पहले ही एक वाटरी वॉल्ट हेवन जेड और एक किंगशान आदेश प्राप्त कर लिया है। आपको बस जानवर दानव को मारकर गुप्त कक्ष में प्रवेश करना है और उनके दानव नाभिक को प्राप्त करना है। दानव नाभिक किंगशान आदेश में सांस लिया जाएगा। 1 महीने की समाप्ति के बाद विजेता का निर्धारण किंगशान आदेश से संचित अंकों के अनुसार किया जाएगा। ध्यान दें कि गुप्त कक्ष में दानव को एक विशेष तरीके से पाला गया था, लेकिन ये बुद्धि उत्पन्न नहीं करता है। हालांकि इसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। यदि यह आत्मा जागरूक है तो ये खुद को बचाने के लिए गुप्त कक्ष से भागने के लिए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तुरंत नष्ट कर देगा। इसका मतलब है कि चुनाव के लिए पात्रता को माफ करने की पहल के साथ किंगशान आदेश गुप्त कक्ष में रहेगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे आश्चर्य है, क्या हमें इस प्रक्रिया में एक दूसरे को मारने की अनुमति होगी? नीली त्वचा और नुकीले दांतों से भरे बड़े मुंह वाले एक लंबे आदमी ने बूढ़े आदमी से कुछ ही दूरी पर पूछा। आवाज धीमी हो गई और कई लोगों के चेहरे पर एक प्रकार की भयावह मुस्कान आ गई। चुप रहो। हालांकि किंगलान शहर में लड़ाई प्रतिबंधित है, लेकिन हरे पानी में वरदांत पहाड़ियों के गुप्त क्षेत्र में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। हर कोई एक दूसरे से लड़कर किंगशान आदेश को दूसरों से छीन सकता है और एक दूसरे के बिंदुओं को अपना बता सकता है। किंगलान की पवित्र भूमि इसकी प्रक्रिया के बारे में पूछे बिना केवल अंतिम परिणाम देखेगी। इसके अलावा चूंकि लड़ाई अपरिहार्य है, इसलिए जीवन या मृत्यु आपके अपने हाथों में है। बूढ़े व्यक्ति ने भौहें चढ़ाकर कहा। इन शब्दों ने लंबे नीले रंग के आदमी को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन उसके आसपास के कुछ अन्य लोग इस विचार से भयभीत हो गए। शी म्यू को जरा भी हैरानी नहीं हुई। आखिरकार इतने सारे लोग ट्रायल में हिस्सा ले रहे थे, आपस में लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी।
गुप्त क्षेत्र के भीतर वहां के कम बुद्धिमान राक्षसों की तुलना में उम्मीदवारों से खतरा कहीं अधिक था। खैर, इस बूढ़े ने जो कहना था कह दिया। अंत में मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि शिष्यों का चयन 100 वर्ष की आयु में होना चाहिए और पृथ्वी स्तरीय योद्धा या चंद्र स्तरीय जादूगर का पद प्राप्त होना चाहिए। यदि तुम अपने और उन लोगों के अस्थायी सुधार के लिए औषधीय जड़ी बूटियों, गुप्त तकनीकों या किसी अन्य साधन का उपयोग करते हो जो उस युग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, तो मैं तुम्हें जल्दी पीछे हटने की सलाह देता हूँ। अपने लिए गड्ढा मत खोदो, बूढ़े ने धीरे से बगल की ओर देखते हुए कहा। भीड़ में मौजूद दर्जनों लोग घटनास्थल से जाने लगे। हालांकि उनमें से अधिकांश के चेहरे पर उत्साह का भाव था, वे इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। समय खत्म हो गया, बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया। जैसे ही उसने कहा, बूढ़े आदमी का शरीर फूल गया और वह 300 या 400 फीट ऊंचे बैंगनी पेड़ की ओर चल पड़ा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ ऊपर उठे हुए थे। उंगलियां उसकी छाती के सामने पहिए की तरह घूम रही थीं और सड़कें बैंगनी पेड़ों से टकरा रही थीं। आकर्षण जादू के लुप्त होने के साथ शांत दिखने वाले बैंगनी पेड़ की सतह अचानक चमक उठी और प्रकाश तेजी से जड़ों के साथ मोटे तने तक और बैंगनी क्रिस्टल किरणों की एक परत से रंगे झरने जैसे लताओं तक फैल गया। जब धनुषाकार भौहों वाले बूढ़े व्यक्ति ने ये देखा तो उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और उसमें से एक त्रिकोणीय आकार की कांस्य चाबी निकली। चाबी धीरे धीरे तैरती हुई बूढ़े आदमी के सिर के ऊपर पहुंची और बैंगनी रंग की चमक से जगमगा उठी। जैसे ही वह बैंगनी रोशनी में बदली, वह बूढ़े आदमी के पीछे लगे विशाल पेड़ में जा लगी और गायब हो गई। भिन्न 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 प्रबल आध्यात्मिक उतार चढ़ाव के साथ बैंगनी बैलें जो झरने की तरह नीचे तैर रही थीं, धीरे धीरे मुड़ गईं और धुंधली हो गईं, जब तक कि वे गायब नहीं हो गईं, जिससे एक विशाल बैंगनी भंवर बन गया। भंवर के केंद्र में अंतरिक्षीय उतार चढ़ाव की एक लहर थी। बैंगनी विशाल वृक्ष की सतह विकृत और धुंधली थी, लगभग पूरे वृक्ष को ढके हुए एक विशाल अंतरिक्ष द्वार की तरह है। हालांकि वह धुंधला था और उसमें एक जोरदार स्थानिक उतार चढ़ाव था। कोई इनबाउंड है, बूढ़ा आदमी चीखा तो हजारों साए हर तरफ दिखाई देने लगे। वह तुरंत मैदान की ओर दौड़ा और विशाल अंतरिक्ष द्वार की ओर इकट्ठा हो गया। जैसे ही इन लोगों ने विशाल अंतरिक्ष द्वार को छुआ, वे समुद्र में प्रवेश करने वाली कीचड़ की गायों की तरह थे। वे सब चमकते हुए अंदर आए और गायब हो गए। कुछ और चीखें सुनी जा सकती थीं। अंतरिक्ष द्वार में प्रवेश करते समय 7-8 लोग थे। जैसे ही उनके शरीर बैंगनी रोशनी से ढक गए, वे एक रक्तरंजित धुंध में फट गए। शिम्यू की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं और उनकी आंखों में ऐसा दृश्य अंकित हो गया कि वह स्तब्ध रह गए। जाहिर है, ये लोग मड्डी वाटर डेमन कैचर के नाम से जाने जाते थे और इन सभी ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए अपनी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। वे गुप्त कक्ष में जाने के लिए बेताब थे, लेकिन प्रतिबंध के कारण वे सभी मारे गए। इसका अंत बहुत ही दुखद था। हजारों लोगों के उमड़ने की हिंसक आवाज और अंतरिक्ष से आती भिनभिनाहट ने उन चीखों को तुरंत दबा दिया। बाकी लोग तुरंत अंतरिक्ष के दरवाजे की ओर भागे। विभिन्न आकृतियां एक विशाल धारा में एकत्रित होकर उस विशाल अंतरिक्ष द्वार की ओर प्रवाहित हो रही थीं, जहां बैंगनी रंग के पेड़ स्थित थे। दृश्य अत्यंत मनोरम था। शिम्यू ने एक पल के लिए ध्यान से देखा और जैसे ही वह अंदर जाने वाला था, उसने अचानक अपना सिर घुमाया और पास ही की दिशा में देखने लगा। कई आकृतियां उसकी नजरों में तुरंत आ गईं। उनमें से 2 लाल बालों वाले थे, हालांकि एक नर था और एक मादा। वे कुछ जाने पहचाने लग रहे थे। लाल बालों वाली लड़की का फिगर आकर्षक था, जबकि वह युवक कोई और नहीं बल्कि वही था जिससे उसकी एक बार मुलाकात हुई थी। लाल बालों वाली लड़की ने उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन नामाली पहले से ही उसे देख रही थी। शिम्यू को देखकर उसने गुस्से का कोई संकेत नहीं दिखाया, बल्कि उसे प्यार से मुस्कुराया। लेकिन तभी उसके बगल में बैठी लड़की के आग्रह पर कई लोग उछल पड़े और अंतरिक्ष द्वार की ओर उड़ चले। हालांकि जैसे ही लाल बालों वाली लड़की अंतरिक्ष द्वार के सामने मुड़ी, उसने शिम्यू की ओर देखा। उतनी ही तेजी से वह भी लहराई और बाकियों के साथ अंतरिक्ष द्वार में गायब हो गई। शिम्यू ने एक एक करके गायब होती आकृतियों को देखा और उसी दिशा में उड़ते हुए वह भी थोड़ा मुस्कुराया। अध्याय 464 गुप्त क्षेत्र में प्रथम प्रवेश। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। अंतरिक्ष द्वार से गुजरते हुए शिम्यू ने अपने सामने बैंगनी रोशनी चमकती हुई महसूस की। रोशनी के कुछ देर गायब होने के बाद उसकी दृष्टि वापस आ गई। उसके सामने एक विशाल हरा भरा घास का मैदान था। सियान रंग के खरपतवार जो लगभग एक इंसान जितने ऊंचे थे, शिम्यू की नजर के दायरे के आखिर तक फैल गए थे। वे हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे, मानो नीले समुद्र में कोई लहर हो। जिस क्षेत्र में ये स्थित था, उसके आसपास अलग अलग ऊंचाई वाले सैकड़ों युवा लोग अपने चेहरों पर विभिन्न भाव लिए हुए थे। उनमें से सबसे ऊंचे तो 2 फुट से भी ज्यादा थे। घास उनके घुटनों तक भी नहीं पहुंचती थी। शिम्यू ने अपने आसपास का नजारा देखा। वह थोड़ा हैरान और उलझन में था। उसने पाया कि जो व्यक्ति उसके साथ उसी समय अंतरिक्ष द्वार से अंदर आया था, वह उसके बगल में नहीं था। ये स्पष्ट था। गुप्त कक्ष के अंतरिक्ष द्वार में प्रवेश करते ही सभी उम्मीदवारों को बेतरतीब ढंग से अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया जाएगा। आधे महीने पहले ही शिम्यू ने विभिन्न माध्यमों से गुप्त परीक्षण की इस प्रासंगिक जानकारी के बारे में पूछताछ की थी। चूंकि पिछले लाखों वर्षों में प्रत्येक परीक्षण हमेशा एक ही गुप्त कक्ष में किया गया था, इसलिए आंतरिक स्थिति को गुप्त के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। इसलिए उन्होंने अधिक खुफिया जानकारी एकत्र करने में बहुत अधिक प्रयास नहीं किया। हरे भरे पानी में हरी भरी पहाड़ियों के गुप्त क्षेत्र में यह एक विशाल क्षेत्र था, मानो एक बिल्कुल नई दुनिया हो।
बाहर जो खबरें प्रसारित होती थीं, वे मूलतः केवल बाहरी क्षेत्रों के बारे में ही होती थीं। जहां तक गुप्त क्षेत्र की गहराई का सवाल है, उसके बारे में विस्तार से किसी को पता नहीं था। हालांकि ये तो तय था कि वह केंद्र के जितना करीब पहुंचेगा, जंगली जानवर उतने ही ज्यादा ताकतवर और कुशल होंगे। खतरा कहीं ज्यादा था। गुप्त कक्ष की परिधि के आसपास के क्षेत्र को मोटे तौर पर 10 स्थानों में विभाजित किया गया था, जिन्हें सामूहिक रूप से 10वें स्वर्ग की दुनिया कहा जाता था। 10 स्वर्गों की दुनिया का क्षेत्र बेहद विशाल था। स्थलाकृति और भू आकृतियां बिल्कुल अलग थीं। कुछ गहरे, कभी न खत्म होने वाले रेगिस्तान थे, तो कुछ चट्टानी जंगल, कुछ दलदल थे जो हजारों मील तक फैले थे। शीमू अभी जहां था, वह प्राचीन घास के मैदान में था। 10वें स्वर्ग के लोकों में प्रत्येक जानवर का एक जन्मजात पद था, दुर्लभ पद और उनके पदानुक्रम में सर्वोच्च पद। पदानुक्रम के आधार पर शिष्यों को यह नहीं पता होता कि जोखिम कम करने के लिए उनके लिए कौन सा सुरक्षित विकल्प चुनना है। शीम्यू के अवलोकन के अनुसार अंतरिक्ष में अभी भी लगातार उतार चढ़ाव होते रहते थे। जहां एक निश्चित समय पर किसी व्यक्ति को भेजा जाता था, समय के साथ यह आवृत्ति कम होती गई। कुछ समय बाद उस क्षेत्र में कोई भी स्थानिक उतार चढ़ाव नहीं रहा। इस दौरान कुछ लोग वहां से जाने लगे। हालांकि सबको यह आशंका थी कि उनके बीच कभी भी खून खराबा हो सकता है। फिर भी अभी तक कोई संघर्ष नहीं हुआ था। शीम्यू समझ गया क्योंकि अंतरिक्ष द्वार से गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के टोकन में 0 अंक थे, इसलिए निरर्थक युद्ध में उतरने का कोई मतलब नहीं था। ये केवल समय की बर्बादी होगी। अब तक शीम्यू की पहुंच में 200 से ज्यादा लोग थे। शीम्यू जैसे कुछ लोग पिछले कुछ समय से अपने आसपास के माहौल का अवलोकन कर रहे थे। इस बीच उनमें से कुछ घास पर घुटनों के बल बैठ गए और कुछ ने ऐसे लोगों को भी ढूंढ लिया जिनसे वे परिचित थे। एक ही परिवार के शिष्य आपस में बातचीत करके एक तरह का गठबंधन बनाने लगे। निरीक्षण करने पर शीम्यू को पता चला कि यहाँ ज्यादातर लोग राक्षस थे। खुद को शामिल करने पर यहाँ सिर्फ 3 टेरान ही बचे होंगे। टेरान का एक युवक शीम्यू के उत्तर पूर्व की ओर स्थित था। उसका चेहरा एकदम सीधा था, उसका व्यवहार शांत था और उसके सिर पर एक विशिष्ट हेयरपिन था। उसके बाल उसकी छाती पर लटक रहे थे। उसने एक सफेद वस्त्र पहना हुआ था जिससे एक भव्यता का आभास हो रहा था। शीम्यू का ध्यान उस परिष्कृत युवक के वातावरण पर गया, जो बिल्कुल भी उजागर नहीं था। अपने अर्जित ज्ञान के कारण वह इस युवक की साधना को समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही उसके मन में विचार चल रहे थे, युवक अचानक मुड़ा और घास के मैदान की गहराई से बाहर चला गया। शीम्यू ने उस आदमी को पीछे से देखा जो चला गया था। उसकी आंखें थोड़ी स्तब्ध थीं। बड़े भाई, क्या आप आत्माओं के ग्रह से हैं? अचानक उसके पीछे से एक कर्कश आवाज सुनाई दी। शीम्यू ने पलटकर देखा तो एक छोटी जातीय लड़की उसके सामने खड़ी थी। लड़की के छोटे बैंगनी बाल थे जो आसमान की ओर इशारा करते हुए एक लट में बंधे हुए थे। उसकी त्वचा का रंग इतना गोरा था कि उसका खून भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने एक छोटा सा पन्ना रत्न पहना हुआ था। उसका रूप बहुत ही स्मार्ट लग रहा था, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो उन पर प्यार और करुणा की वर्षा हो रही हो। शीम्यू ने उस छोटी बच्ची को देखा और उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी छोटी उम्र की बच्ची ने पहले ही अर्थ ग्रेड में प्रवेश पा लिया था। नहीं, मैं आत्माओं के ग्रह से नहीं हूँ, शीम्यू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरा नाम जीलिंग है, मैं आत्माओं के ग्रह और टेरान जाति से हूँ। मैं सेरुलीन सी स्टार से शीम्यू हूँ। ये तो बड़े भाई शीम्यू निकले। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। जीलिंग, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम इतनी कम उम्र में यहाँ क्यों हो? शीम्यू खुद को पूछने से नहीं रोक सका। मैं अकेले आना चाहता हूँ। मैं किंगलान की पवित्र भूमि में शामिल होना चाहता हूँ। शीम्यू की बात पूरी होने से पहले ही जीलिंग ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। मैं समझ गया। शीम्यू ने सिर हिलाया और उसके बाद कुछ नहीं कहा। क्या ये बड़े भाई शीम्यू का गुप्त क्षेत्र में पहला आगमन है? जीलिंग ने फिर पूछा। हाँ, शीम्यू ने थोड़ा सा मुंह बनाया, फिर सिर हिलाया। मैं भले ही युवा हूँ, लेकिन मैं बाकी सभी से बहुत कुछ जानता हूँ। जीलिंग ने गर्व से कहा। ओह, तो फिर तुम यहाँ रहने वाले राक्षसों के बारे में कितना जानते हो? शीम्यू ने अपनी भौहें चढ़ाकर पूछा। अरे, इसके लिए मैंने सुना है कि यहाँ के राक्षस उन राक्षसों से बहुत अलग हैं जिन्हें हमने देखा है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि यहाँ के राक्षस दानव नाभिक को संघनित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि राक्षस क्या है? ऐसा कहा जाता है कि ये दानव नाभिक वास्तव में दानव पशु का सार है। आमतौर पर ये केवल जियान स्तर के लोगों में ही जन्मजात होता है। ऐसे कई दानव पशु हैं जिनका उपयोग कीमिया बनाने के लिए किया जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ उच्च श्रेणी के दानव नाभिकों का उपयोग जादुई हथियारों को परिष्कृत करने के लिए भी किया जा सकता है। जीलिंग ने कहा। राक्षस नाभिक का इतना बड़ा प्रभाव है? अगर ऐसा है तो क्या ये किंगलान की पवित्र भूमि के लिए एक चुंबन नहीं होगा कि हर 10 साल में इतने सारे शिष्यों को इन राक्षसों को मारने के लिए प्रवेश दिया जाए? शीम्यू कुछ उलझन में था। किंगलान की पवित्र भूमि बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने हमें जो किंगशान आदेश दिया है वह एक विशेष भंडारण उपकरण है। यहाँ एकत्रित सभी दानव नाभिक स्वतः ही इसमें समाहित हो जाएंगे। बिंदुओं के अलावा उन्हें हटाना असंभव है। सभी किंगशान आदेशों का अंततः पुनर्चक्रण किया जाएगा, इसलिए यहाँ प्राप्त सभी दानव नाभिक हमेशा किंगलान की पवित्र भूमि के ही रहेंगे। जीलिंग हंसा। मैं कैसे कह सकता हूँ कि किंगलान की पवित्र भूमि उदार है? हाँ, संक्षेप में हम यहाँ बस मुफ्तखोरों की टोली हैं। शीम्यू ने अवाक होकर कहा। हो सकता है कि ऐसा न हो। किंगलान की पवित्र भूमि में शामिल होने के जितने फायदे हैं उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चूंकि यह एक गुप्त क्षेत्र है, इसलिए यहाँ कई ऐसे खजाने हैं जो बाहरी दुनिया में दुर्लभ हैं।
इसके अलावा कुछ लोग यहाँ दूसरे कामों से भी आते हैं, जैसे तस्कर जो बिक्री के लिए जगह बनाने में माहिर होते हैं। अगर ऐसा है तो अलग अलग राक्षसों का परमाणु स्कोर अलग अलग होता है। तो फिर क्या फर्क है? शी म्यू ने सोच समझकर सिर हिलाया और पूछा। खैर, खास तौर पर दानव नाभिकीय बिंदुओं के जन्मजात स्तर में सबसे कम अंक होते हैं। ये बताने लायक भी नहीं है। पृथ्वी स्तर के राक्षस के लिए अंकों में काफी वृद्धि होगी, जिसमें प्रारंभिक स्तर 100 पूर्णांक है, मध्य स्तर के लिए 1000 अंक हैं और अंतिम चरण वाले के लिए 10,000 अंक हैं। अगर आप आकाशीय नाभिक का उच्च स्तर प्राप्त कर सकते हैं तो आप एक बार में कम से कम 1,00,000 अंक प्राप्त कर सकते हैं। दुख की बात है कि ऐसा कहा जाता है कि पारंपरिक रूप से गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाला कोई भी शिष्य स्वर्गीय राक्षसों को नहीं मार पाया। ज्यादातर उम्मीदवार विजेताओं और हारने वालों में अंतर करने के लिए जमीनी स्तर के दानव नाभिक की शिकार स्थिति पर निर्भर करेंगे। जीलिंग ने ऐसा कहने से पहले सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र का जीलिंग इतनी सारी चीजें जानता होगा। इससे मुझे वाकई बहुत फायदा हुआ। शी म्यू हल्के से मुस्कुराया। मेरे परिवार के कई सदस्य यहाँ आए हैं और उन्होंने मुझे यही बताया है। बड़े भाई शी म्यू, आपको मुझे इतना औपचारिक रूप से संबोधित करने की जरूरत नहीं है। हम सब टेरन के खून के हैं। आखिरकार हम एक दूसरे को दूसरों से बेहतर समझते हैं। शी म्यू ने ये जानकारी अपने मन में गुप्त रखी। हालांकि उसके मन में इस प्यारी लड़की के लिए बहुत अच्छी भावनाएं थीं, जो उस गुप्त क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ जानती थी। लेकिन सब कुछ उतना आसान नहीं था जितना लगता था। जब वे बातचीत कर रहे थे, कुछ लोग चले गए। यद्यपि शी म्यू इस छोटी लड़की से बात कर रहा था, लेकिन वह पूरे समय आसपास के वातावरण का अवलोकन कर रहा था। उसने देखा कि जो लोग गए थे उनमें से ज्यादातर मध्यम श्रेणी के थे, जबकि कुछ पृथ्वी श्रेणी के थे। उनकी ताकत बाकियों के मुकाबले आंशिक थी। चूंकि उसके पास इतनी ताकत थी और शायद कोई गुप्त तकनीक भी, इसलिए वे जरा भी नहीं डरे। उनमें सबसे ज्यादा आकर्षक एक लंबा, मजबूत आदमी था जिसकी त्वचा लाल रंग की थी। वह बेईमान था और उसमें से अंतिम अवस्था वाली ची का जबरदस्त असर दिखाई दे रहा था। शी म्यू के इससे प्रभावित होने का कारण ये था कि नग्न शरीर के ऊपरी भाग पर एक अजीब और भड़कीले पशु पैटर्न उकेरा गया था जो भयंकर और असामान्य लग रहा था। 3-5 समूह बचे थे। कुछ समय बाद वे भी अलग हो गए और चले गए। कुछ एक दूसरे से परिचित थे तो कुछ ने अस्थायी रूप से गठबंधन बना लिया था। बाकी लोगों की बात करें तो या तो उनकी ताकत उन मध्यम स्तर के शिष्यों से थोड़ी कम है या फिर वे सतर्क हैं। खैर, वे 1 महीने से ज्यादा समय से हैं और उन्हें कोई जल्दी नहीं है। वे सब अपनी जगह पर ही हैं। शी म्यू ने अचानक दूर से शोर सुना और पीछे मुड़ा। उसने एक नीले बालों वाले राक्षस युवक को देखा जिसने एक पोशाक पहनी हुई थी और उसकी कमर पर जेड की बेल्ट बंधी थी और 3 एक जैसे चेहरे थे। उसने खुद को एक महिला से घेर लिया जिससे वह बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे किसी बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर बात कर रहे थे। नीले बालों वाले उस युवक के सिर पर एक नुकीला सींग था। उसकी नाक काली थी और शरीर एक मोटे लबादे जैसे वस्त्र से ढका हुआ था। वह देखने में तो आम आदमी जैसा ही था, पर साधना के मध्य स्तर पर था। यह महिला, मैं जिया तियान, मुझ पर मोहित हूँ। इस गुप्त यात्रा के बारे में बात करना काफी जोखिम भरा है। क्यों न हम साथ में सैर करके अपने रिश्ते को बेहतर बनाएं? नीले बालों वाले युवक ने कहा। नीले बालों वाला आदमी उसे जीतना चाहता था। वह एक ऐसी महिला थी जिसे गोरी त्वचा और नीले बाल पसंद थे। उसका चेहरा इंसानों से अलग नहीं था, शायद ज्यादातर जातीय महिलाओं से भी ज्यादा नाजुक। उसके नुकीले कान उसके बालों के नीचे छिपे हुए थे। उसकी नाक बहुत ही नाजुक और तीखी थी और उसके होंठ छोटे छोटे थे। वह सुंदरता और शान की परिभाषा थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक बर्फ की परत थी। अध्याय 465, छोटे संकेत। अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। यह अनावश्यक है, मैं अकेले काम करती हूँ। हरे बालों वाली लड़की ने तियान हुआन की ओर एक नजर भी डाले बिना ठंडे उदासीनता से उत्तर दिया। तियान हुआन का मुंह खुला, मानो वह उस पर प्रतिक्रिया देना चाहता हो, लेकिन लड़की तुरंत घूम गई और बिना किसी और बात के वहां से चली गई। हरे बालों वाली लड़की की उपस्थिति संक्षिप्त थी, लेकिन शी म्यू ने अभी भी उसे काफी यादगार पाया। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह कितनी सुंदर और आकर्षक थी, बल्कि इसलिए कि वह पहली प्रारंभिक पृथ्वी श्रेणी की लड़ाकू थी जिसने उन्हें छोड़ने और अकेले रहने का साहस किया था। कितना घमंडी है, तियान हुआन ने धीरे से बुदबुदाया जब उसने लड़की की खूबसूरत आकृति को आंखों से ओझल होते देखा। वह मुड़ा और शांति से आसपास का नजारा देखा, फिर उन 3 आदमियों के साथ वहां से चला गया। उसके उड़ान भरने के बाद कई अन्य विमान भी अपने आप ही चले गए और अंत में केवल 20 प्रारंभिक पृथ्वी श्रेणी के लड़ाकू विमान ही पीछे रह गए। तभी शोरगुल के बीच से एक आवाज दखलंदाजी भरे अंदाज में आए। साथ ही संप्रदाय के सज्जनों और देवियों, मेरा नाम जी जियांग है और मेरे पास आप सबके लिए एक प्रस्ताव है। शी म्यू हैरान होकर बाकियों की तरह तुरंत आवाज के स्रोत की ओर मुड़ा। यह एक राक्षस जाति का युवक था जिसके गालों पर काले शल्क थे, जो अब सबके सामने थोड़ा झुक रहा था। जैसा कि दानव जातियों में होता है, वह एक औसत मानव से अधिक लंबा था, लेकिन चूंकि वह बहुत दुबला पतला था, इसलिए उसके शरीर पर पहना गया लंबा नीला वस्त्र उसके कंधों से नीचे खिसक रहा था, जिसके परिणामस्वरूप उसके मांस से बने पंख हास्यास्पद रूप से खुले स्थानों से आधे बाहर निकले हुए थे। यहाँ हर कोई इस बात पर पूरी तरह सहमत है कि हरे पानी की हरी भरी पहाड़ियों में सिर्फ सामान्य रहस्यमयी जानवर ही नहीं घूमते। यहाँ हम सबके लिए दुर्लभ रहस्यमयी जड़ी बूटियों की भरमार है। देखिए, ये तुच्छ व्यक्ति अपनी जगह अच्छी तरह जानता है,
एक तुच्छ पृथ्वी श्रेणी के मार्शल कलाकार होने के नाते इस तुच्छ व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में लाखों में एक विजेता बनकर जीतेगा। वह तो बस अपने क्षितिज का विस्तार करने आया है। खुद को जी जियांग कहने वाले दुबले पतले युवक ने कहा, आज हम सब यहाँ एक साथ हैं तो ये हम सबके लिए एक उभरती हुई दोस्ती का संकेत हो सकता है। क्यों न हम सब मिलकर अपनी ताकत और कौशल का संयोजन करें ताकि हम एक दूसरे का साथ दे सकें और साथ मिलकर अपने लक्ष्य हासिल कर सकें। उसने अभी अपना प्रस्ताव पूरा ही किया था कि अचानक एक अकेली आवाज सुनाई दी। अभी दोस्ती की ताकत के बारे में बात करना तो ठीक है, लेकिन जब हम एक राक्षस को मार गिराएंगे तब क्या होगा? हम उसके राक्षसी केंद्रक को कैसे बांटेंगे? आसानी से। असहमति की अकेली आवाज ने एक सेकंड में भीड़ के गुस्से को भड़का दिया। मुझे लगता है कि तुम एक बड़े ज्यादा जरूरी मुद्दे को नजरअंदाज कर रहे हो जो उससे भी पहले का है। मेरे दोस्त, हम एक ऐसे देश में हैं जिससे हम में से कोई भी परिचित नहीं है। एक ऐसा देश जहां खतरे और चुनौतियां साए में या खुले में भी छुपी रहती हैं। अगर तुम अकेले भेड़िए बने रहना चाहते हो तो तुम्हें एक राक्षस जानवर के पूरे प्रहार को अकेले ही झेलना होगा। और बस इतना ही नहीं, जब तुम उस लड़ाई में उलझे होगे तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? जब दूसरे राक्षस जानवर या ज्यादा यथार्थवादी कहें तो दूसरे समूह तुम्हें निशाना बनाएंगे तो तुम्हारा साथ कौन देगा? जी जियांग ने शांति से जवाब दिया। उस समय तक उस जमीन की खोजबीन जिंदा रहने की कोशिश के बाद कमोबेश एक विलासिता बन गई होगी, है ना? भीड़ चुप हो गई। जब हम एकजुट होते हैं तो किसी उन्नत अवस्था वाले राक्षस जानवर को मारने में सफलता की दर और हम सभी के बचने की संभावना नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। जैसा कि पहले किसी ने पूछा था उस प्रश्न के बारे में, मेरा सुझाव है कि जो कोई भी दुर्लभ जड़ी बूटियां और जियान तियान राक्षस केंद्रक खोजता है वे वस्तुएं केवल उसी खोजकर्ता की हैं। जहां तक पृथ्वी स्तर या उससे ऊपर के किसी राक्षस जानवर के राक्षस केंद्रक की बात है, उसे उनके योगदान के अनुपात के अनुसार बांटा जाएगा। जी जियांग ने आगे कहा, क्या यह उचित नहीं है? उनके स्पष्ट अचूक सुझाव से बहुत से लोग प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत उनके बैंड में शामिल होने का अपना निर्णय घोषित कर दिया। हालांकि कुछ लोगों ने विचार विमर्श के बाद उनके सुझाव के विरुद्ध निर्णय लिया और चले गए। जी जियांग को उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ा जो चले गए। बहुत जल्द उसने अपनी योजना के बारे में विस्तार से बात करना शुरू कर दिया। संप्रदाय के सदस्य जी, जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं वहां मैं 10 साल पहले गया था। मैं आपको बता सकता हूं कि वहां हमें ज्यादा से ज्यादा जियान तियान स्तर के राक्षस ही मिले, जबकि एक भी दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं मिली। मुझे लगता है कि वहां जाना हमारे समय और संसाधनों की बर्बादी है। जी जियांग जैसे ही अपनी योजना बताने में मग्न थे, बैंगनी हरे रंग की त्वचा, बिखरे हुए कनपटी और पतली आंखों की पुतलियों वाला एक हट्टा कट्टा आदमी बीच में बोल पड़ा। ओह, लेकिन ये क्षेत्र एक और वजह से भी महत्वपूर्ण और योग्य है। यह जमीन के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है। इस नीच व्यक्ति ने जो जानकारी बहुत ज्यादा कीमत देकर हासिल की थी, उसके अनुसार वहां एक पृथ्वी श्रेणी के राक्षस जानवर का अड्डा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए मेरी योजना यह है कि हम सब वहां जाएं और मिलकर उसका वध करें। जी जियांग ने समझाया। ये सुनकर उस गठीले मूंछों वाले हटे कट्टे आदमी ने सोच समझकर सिर हिलाया। चूंकि बाकी समूह में पृथ्वी के शुरुआती स्तर के 1 दर्जन लड़ाके शामिल थे, इसलिए वे भी इस योजना से पूरी तरह सहमत थे। व्यवस्थाएं हो जाने के बाद जी जियांग की नजर आखिरकार शी म्यू और जी लिंग पर पड़ी, जो काफी देर से अपनी बातचीत के घेरे के बाहर खड़े थे। उसने उन्हें तेजी से देखा, जब तक उसकी नजर सिर्फ जी लिंग पर नहीं पड़ी। कृपया मेरी स्पष्टवादिता को क्षमा करें, लेकिन इस छोटी लड़की का हमारी टीम में स्वागत नहीं है, जी जियांग ने बिना लाग लपेट के कहा। सेक्ट फेलो जी, शी म्यू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ये लड़की जी लिंग मेरे साथ है, लेकिन देखो, कोई बुरा मत मानना, पर वो एक इंसान है। उसमें हमारे साथ बराबरी करने लायक शारीरिक क्षमता नहीं है, और सबसे बढ़कर सिर्फ उसकी आभा देखकर मैं कह सकता हूँ कि वो अभी हाल ही में पृथ्वी श्रेणी में आई है। उसने अभी तक अपनी शक्तियाँ भी स्थिर नहीं की हैं, जी जियांग ने कहा। वो सिर्फ टीम को नीचे गिराएगी, जो मुझे यकीन है कि मेरे बाकी साथी नहीं चाहेंगे। जी जियांग ने मुड़कर अपने पीछे खड़ी भीड़ की ओर देखा जो बस जाने ही वाली थी। भाई जी ने मेरी बात छीन ली। मैं अपनी टीम में कोई कमी नहीं चाहता। उसका खुद को नुकसान पहुंचाना ठीक है, लेकिन उसके साथ हमारा भी नुकसान उठाना अनुचित है। उफ, कृपया उसे अंदर मत लाइए। मुझे बच्चों की देखभाल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे संप्रदाय के साथी। जी जियांग ने शी म्यू की ओर हथेलियां ऊपर उठाईं और असहाय भाव धारण कर लिया। ऐसा नहीं है कि मैं उसे हमारे साथ आने से रोक रहा हूँ, ये बस बहुमत की इच्छा है। शी म्यू ने जी लिंग की ओर देखा, जो उस पर मुस्कुरा रहा था जैसे कि वे उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे थे। चिंता मत करो, उसे हमारे साथ आने दो, मैं अकेले ही उसकी देखभाल करूंगा ताकि दूसरों को न करना पड़े, शी म्यू ने घोषणा की। ऐसा नहीं है कि मैं काम में व्यस्त रहने से खुश हूँ, लेकिन मैं आपको सचमुच बेकार का काम न करने की सलाह देता हूँ। शी म्यू ने हाथ उठाकर उसे रोका। मैंने मन बना लिया है, संप्रदाय के सदस्य जी। ये देखकर कि शी म्यू अपने फैसले पर कितना अड़ा हुआ था, जियांग जी ने कोशिश करना छोड़ दिया। सच कहूं तो शी म्यू, जो कि एक इंसान भी था, को अपनी टीम में पाकर भी वह खुश नहीं था। इसलिए जो तुम चाहो करो, कहकर वह उन दोनों को छोड़कर भीड़ में वापस आ गया। जी लिंग ने शी म्यू के चोगे का एक कोना खींचा और फुसफुसाया, आप एक अच्छे इंसान हैं, बड़े भाई शी। शुक्रिया। ओह, वो तो कुछ भी नहीं था।
हम दोनों इंसान हैं तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, है ना? शी म्यू ने कहा, अब से तुम मेरे पीछे पीछे चलना, ज्यादा दूर मत भटकना, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। हम जीलिंग ने जोर से सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि शी म्यू जी जियांग और उसके गिरोह के साथ रहना चाहता था। उसने कुछ समय के लिए उनका हिस्सा बनना इसलिए चुना क्योंकि उसके समूह का कोई व्यक्ति पहले भी यहाँ आ चुका था। इसलिए उसने कोई भी नया कदम उठाने से पहले इलाके को अच्छी तरह समझने के लिए उनके साथ जाने का फैसला किया। जीलिंग की बात करें तो खैर वह भी उसकी तरह ही इंसान थी, इस बात ने एक बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन ये भी था कि वह उसे बहुत प्यारी थी, इतनी प्यारी कि उसे वह किसी भी तरह से परेशान नहीं करती थी। उसे यकीन था कि जब तक वे 10वें स्वर्ग की दुनिया के इस बाहरी ज्यादा खोजे गए हिस्से में यात्रा कर रहे हैं तब तक वे इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसेंगे कि उन्हें संभालना मुश्किल हो। आखिरकार ये लड़की अभी भी अपने आप में एक पृथ्वी स्तरीय योद्धा थी। एक बार जब उन्होंने मार्ग सुरक्षित कर लिया तो समूह जी जियांग और गंदे मूंछ वाले व्यक्ति के नेतृत्व में सवाना के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वे सवाना में गहराई तक पहुंचते गए, घास पहले से कहीं ज्यादा ऊंची और बहुतायत में बढ़ती गई, यहाँ तक कि उसकी ऊंचाई एक औसत वयस्क इंसान जितनी हो गई, जिससे बाहर से देखने वाले को ये देखना मुश्किल हो गया कि कहीं अंदर कोई राक्षसी जानवर तो नहीं छिपा है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनमें से कुछ ने किसी भी संभावित खतरे का पता लगाने के लिए अपनी अपनी तरकीबें दिखानी शुरू कर दी। शायद इस तथ्य के कारण कि वे अभी भी 10वें स्वर्ग की दुनिया की सबसे बाहरी परत पर थे, उन्हें सबसे ज्यादा प्रतिरोध बहुत कम जियान स्तर के राक्षसी जानवरों से मिला था। बेशक दुर्लभ खजानों और जड़ी बूटियों का भी कोई अता पता नहीं था। शी म्यू और जीलिंग लाइन के बिल्कुल आखिर में साथ साथ चल रहे थे। यह उतना व्यस्त नहीं था जितना सोचा गया था। कई बार ऐसे पल आए जब दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत हुई। कुछ क्षण बाद शी म्यू ने अपनी कमर पर बंधी ग्रे बीस्ट सोल पाउच की ओर हाथ का इशारा किया। एक चमकती रोशनी के साथ कई थैली से बाहर निकली और कुछ देर हवा में चक्कर लगाती रही। वाह, तुम्हें मुझे याद करने में बहुत देर हो गई, शेतो। तुमने तो मुझे उस बदबूदार थैली में लगभग दम घोंटकर मार डाला था, यार। उफ, यहाँ की हवा कितनी ताज़ा है। कई खुशी से चिल्लाई और आसमान में उड़ गई, जिससे नीचे खड़े लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। ओए, अब नीचे उतर जाओ, शी म्यू ने भौहें चढ़ाईं और मानसिक रूप से कई को आदेश दिया। अनिच्छा से कई विनम्रतापूर्वक नीचे उतरी और उसके कंधे पर बैठ गई। वाह, कितना सुंदर तोता है। भाई शी, क्या यह आपका आत्मा पालतू है? ये बहुत प्यारा है। जीलिंग ने सांस ली, उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं जब वह कई को देख रही थी। इसका नाम कई है। मैं इसे खाना खिलाती हूँ और इधर उधर ले जाती हूँ, लेकिन यह मेरा पालतू जानवर बिल्कुल नहीं है। हम ज्यादातर पार्टनर जैसे हैं। यह सही है युवती, मैं और शी तो बराबर हैं, कई ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। जीलिंग जितना ज्यादा कई को देखता वह उतनी ही ज्यादा खुश होती जाती। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियों से एक हल्की रंगीन रोशनी निकली जिसने कई को धीरे से अपने आगोश में ले लिया और फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। एक जादूगर। शी म्यू का दिल धड़क उठा। कई देखने में भले ही आम चिड़िया जैसी लगती हो, लेकिन फिर भी उसे एक बहुत ही फुर्तीला पक्षी माना जाता था जो किसी भी सामान्य पकड़ने के तरीके से बच निकलने की आदत रखता था। फिर भी इस छोटी सी बच्ची ने उसे बिना किसी संघर्ष का मौका दिए बस एक साधारण मंत्र से पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया, जो शायद उस बच्ची की छिपी हुई गहराई को झुठला भी सकता है। शी म्यू ने जीलिंग का पहले से कहीं अधिक गहनता से अध्ययन किया, लेकिन उसने अपना अनुमान अपने तक ही रखा। इस बीच जीलिंग ने कई को अपनी बाहों में भर लिया था और अपने मुलायम गालों को उसके पंखों पर रगड़ रही थी, मानो वह तोते को अपने प्यार के अलावा कुछ भी नहीं खिलाने जा रही हो। गह, उफ्फ उफ्फ, छोकरी, मेरे खूबसूरत पंखों पर लार नहीं है, सुन रही हो, क्या बात है? कई ने पूरी कोशिश की, लेकिन जीलिंग एक न छूटने वाले पक्षी जाल की तरह था। उसने बार बार कोशिश की, जब तक कि उसने हार नहीं मान ली और अपनी सारी ऊर्जा शी म्यू पर आक्रोश से भरी एक मौत भरी निगाह में बचा ली। शी म्यू ने तोते के हाव भाव देखे। वह हंसा और तोते को ऐसी नजर से देखा मानो कह रहा हो, मुझे इतनी मुसीबत में डालने का यही अंजाम होगा। हालांकि उसने लड़की को याद दिलाया, जीलिंग, सतर्क रहो। याद रखो कि हम परीक्षाओं के देश में हैं, इसलिए तुम्हें इस तरह खिलवाड़ करने के अलावा अपने आसपास के माहौल का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है? उफ, बड़े भाई शी, आपकी बात सही है। शी ने शर्माते हुए हंसते हुए अनिच्छा से उसे अपनी पकड़ से छुड़ाया। बस, ये छोटा तोता बहुत प्यारा है। कई ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और शी म्यू के कंधे की ओर दौड़ी। इस बार वह उस कंधे पर बैठ गई जो जीलिंग से दूर था। कई, कृपया मुझे आसपास का निरीक्षण करने में मदद करो। मुझे लग रहा है कि यहाँ सब कुछ उतना शांत नहीं है जितना लग रहा था, शी म्यू ने मानसिक रूप से कहा। छोड़ो मुझ पर, मैं इधर उधर देखता रहूंगा, कई ने मानसिक रूप से उत्तर दिया। उसने जीलिंग पर एक नज़र डाली और पाया कि लड़की ने पूरे समय उससे नजरें नहीं हटाई थीं, जिससे वह इतना चौंक गया कि वह शी म्यू के कंधे से गिर पड़ा और आकाश में उड़ गया। सावधान रहो, बहुत दूर मत भटको, शी म्यू ने मानसिक रूप से आग्रह किया, थोड़ा चिंतित। ओह, मेरी चिंता मत करो, मुझे अपनी सीमाएं पूरी तरह पता हैं। आहा, कई चिल्लाई और समताप मंडल में इतनी दूर उड़ गई कि एक सामान्य इंसान की नजर भी नहीं पड़ी और फिर बादलों में खो गई। बड़े भाई शी, आप छोटे तोते को आकाश में क्यों जाने दे रहे हैं? जीलिंग की नजरें कई पर तब तक टिकी रहीं जब तक कि वह उसे देख नहीं पाए। खैर, बैग में रहना बहुत घुटन भरा हो सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि कई के लिए टहलना ज्यादा बेहतर होगा, शी म्यू ने झूठ बोला।
उसी समय उसने अपनी आत्मिक इंद्रिय को मुक्त किया और अपने आसपास के वातावरण को देखने लगा। अध्याय 466, यह एक घात है। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। यह एक घात है। समूह लगभग आधे घंटे और आगे बढ़ता रहा। तभी कई के आने वाले टेलीपैथिक संदेश पर शी म्यू की भौहें उठ गईं। उसने अपना सिर उठाया और अपनी नजर एक खास दिशा में दूर तक घुमाई। क्या बात है बड़े भाई शी? जीलिंग ने सवालिया लहजे में पूछा। कुछ नहीं, सच में राक्षसी जानवरों का एक समूह हमारी तरफ आ रहा है। वे ज्यादा ताकतवर तो नहीं हैं, लेकिन संख्याबल में उनकी ताकत है, शी म्यू ने जवाब दिया। जीलिंग ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और दिशा की ओर देखा। उसकी चमकदार पानी भरी आंखें झपकने लगीं। फिर उसने अपना सिर हिलाया। ये कौन से राक्षस? उन दोनों से कुछ कदम की दूरी पर खड़ा एक अजनबी युवक तुरंत हंसा। हम कम से कम आधे दिन से यहाँ थे और हमें बस कुछ छोटे छोटे फ्राइज मिले थे, जो इतने बेस्वाद थे कि मैं उन्हें नाश्ता भी नहीं कह सकता। मुझे पता है ना? और फिर हम अभी भी इस जगह की बाहरी परत में ही हैं। आखिर इतने सारे राक्षसी जानवरों का होना कैसे संभव है? एक और राक्षस जाति का नर, जिसने फिरोजा रंग की त्वचा और 2 उभरे हुए दांत देखे, बोला। शी म्यू चुपचाप मुस्कुराया। कुछ ही क्षणों बाद, धिक्कार है, आगे राक्षस जानवर दिखाई दे रहे हैं। जी जियांग, जो समूह का नेतृत्व कर रहा था, धीमी आवाज में चिल्लाया। उसके शब्द अभी हवा से निकले ही थे कि उसे गरजती हुई कदमों की आहट सुनाई दी, साथ में चीखों का सैलाब भी। जैसे जैसे आवाजें नजदीक आती गईं, ये साफ होता गया कि उनकी संख्या पहले की किसी भी मुठभेड़ से कहीं ज्यादा थी। समूह के चेहरों पर सामूहिक रूप से चिंता के भाव उभर आए, क्योंकि उनके हाथों से सभी प्रकार के आत्मिक उपकरण चमकते हुए अस्तित्व में आ गए। सब लोग, जी जियांग ने अपनी भौहें उठाईं और जोर से चिल्लाया, युद्ध स्टेशन। उसकी आवाज अभी हवा में गूंजी ही थी कि उनके सामने घास के मैदान ज्वार की तरह उमड़ पड़े और विशाल आकृतियों का एक विशाल समूह उमड़ पड़ा। जैसे जैसे वे उनकी ओर बढ़ते गए, समूह की आंखों ने आखिरकार देखा कि वे सभी हरे रंग की त्वचा वाले विशालकाय प्राणी थे, जिनका आकार एक औसत इंसान से 4-5 गुना बड़ा था। उनके शरीर पर एक अजीब लकड़ी जैसी सतह थी, जबकि उनकी आंखें चमकदार हरी थीं, जिनमें द्वेष और लोभ की एक अतिरिक्त आभा थी। वे 30 या 40 की संख्या में उस समूह से मिलने आए थे, जिसमें शी म्यू भी शामिल था, और वे सभी हथियार लेकर हमला कर रहे थे, जिनमें लकड़ी के भाले, लकड़ी की कुल्हाड़ियां, कृपाण और तलवारें शामिल थीं। वुड जायंट्स, किसी ने पहचान कर चिल्लाया। अचानक इनकी संख्या इतनी अधिक क्यों हो गई? ये कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये तो बस हटे कट्टे हैं। जी जियांग की आवाज शोर के ऊपर गूंजी, जैसे उसके शरीर पर हरी रोशनी की एक चादर सी चमक उठी। सब लोग, हम साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। सावधान रहो। उसकी पीठ पर लगे मांस के पंख अचानक खुल गए और कई गज चौड़े, बड़े बड़े कृपाण जैसे पंखों में बदल गए। जैसे ही वे चकाचौंध करने वाली हरी रोशनी में चमके, पंखों ने कई वुड जायंट्स को 2 टुकड़ों में काट दिया। बाकी समूह ने उसे सारी शान छीनने नहीं दी। आग के गोले, बर्फीले तूफान, तूफानी तूफान और भी बहुत कुछ वुड जायंट्स के चेहरों पर चमक रहा था और भगदड़ मच रही थी। शी म्यू की आंखें चमक रही थीं। उसने हाथ हिलाया और उसके हाथ से एक सुनहरी धार निकली और 2 आने वाले वुड जायंट्स को सुनहरे सांप की तरह चीरती हुई निकल गई। अगले ही पल, लाल रोशनी की एक बड़ी धार इन वुड जायंट्स के शरीरों पर बरस पड़ी और उनमें से कुछ अंगूठे के आकार के हरे दानव न्यूक्लियस को लूटते हुए शी म्यू की उंगलियों से होते हुए उसकी हथेली पर छोड़ गई। शी म्यू के साथ लड़ते हुए, जीलिंग ने 2 बैंगनी उड़ने वाले खंजर बनाए, जो बिजली के 2 बोल्टों की तरह थे, जो एक वुड जायंट को 1 सेकंड में विभाजित करके मार सकते थे। ये वुड जायंट्स बड़ी संख्या में आए थे, लेकिन वे अभी भी स्थिर पृथ्वी श्रेणी के योद्धाओं के समूह के सामने नहीं थे। उन्हें मारे जाने और अपने स्वयं के दानव न्यूक्लियस को उजागर करने में केवल कुछ सेकंड लगे। तो ये है कि दानव न्यूक्लियस कैसा दिखता है। शी म्यू ने अपने हाथों में हरे रंग की वस्तुओं की जांच करते हुए धीरे से कहा। जब से समूह ने 10वें स्वर्ग की दुनिया में कदम रखना शुरू किया था, तब से उसे इनमें से किसी को छूने का मौका नहीं मिला था। समूह को रास्ते भर कुछ राक्षस जानवरों का सामना करना पड़ा था, लेकिन समूह के सबसे आगे के सदस्यों ने उन्हें लगभग निश्चित रूप से मार डाला था। जिन नियमों पर वे सहमत हुए थे, उनके अनुसार निम्न स्तरीय दानव नाभिक हमेशा उसी का होगा जिसने उन्हें मारा था, जिसका अर्थ था कि आगे के लड़ाके ही वे थे जिन्होंने इस पूरे समय एक वास्तविक दानव नाभिक को देखा था। इन वस्तुओं से निकलने वाली शक्तिशाली तरंगों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दानव केंद्रक सेरुलियन सी स्टार में मौजूद दानव गोलियों से लगभग अलग नहीं थे। उसने उन पर अपना किंगशान आदेश लहराने से पहले उन्हें कुछ और बार देखा, जिससे हरे प्रकाश का एक बड़ा धब्बा निकला, जिसने इन दानव केंद्रों को अपनी चपेट में ले लिया। सज्जनों, इस जगह की दिखावटी शांति से धोखा मत खाए। याद रखिए, हरे भरे पहाड़ों को किंग लैन पवित्र संप्रदाय में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए एक परीक्षा के रूप में चुना गया था, जिसका अर्थ है कि इसकी शांति के आवरण के पीछे बहुत वास्तविक खतरे छिपे हैं। मुझे यकीन है कि जो लोग इससे गुजरे हैं, वे इस तथ्य को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। जी जियांग ने जोर से कहा, मानो अपने समूह के सभी लोगों को संबोधित कर रहे हूँ। सोचिए, अगर हम पहले वाले वुड जायंट्स के समूह से अकेले या 3 या 5 के एक छोटे समूह में मिलते, तो कैसे आसानी से वुड जायंट्स के पक्ष में लहरें बदल सकती थीं। इसलिए इस तरह एक बड़े समूह में एकजुट होने का हमारा फैसला कमोबेश सही साबित हुआ। ज्यादातर लोगों ने सिर हिलाया। आखिरकार वे अभी एक युद्ध से गुजरे थे। ठीक है, हमारा वार्म अप पूरा हुआ है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। जी जियांग मुस्कुराया और हाथ हिलाया और समूह फिर से चल पड़ा। बड़े भाई शी, आप कमाल के थे।
जीलिंग ने सम्मान और प्रशंसा से भरी आवाज में झांका। आप इन राक्षस जानवरों की गंध कई मील दूर से ही पहचान सकते थे। शी म्यू ने बिना कुछ और कहे उसे एक उदासीन मुस्कान दी। दिन तेजी से बीतते गए। समूह भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ा। पता चला कि सवाना का क्षेत्रफल उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा बड़ा था। समूह 2-3 दिनों से यात्रा कर रहा था, लेकिन वे कभी उसके किनारे तक नहीं पहुंच पाए। सामना किए गए राक्षस जानवरों की संख्या बढ़ गई थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर अभी भी जियान तियान स्तर के थे और उनमें से बहुत कम ही प्रारंभिक पृथ्वी स्तर तक पहुंच पाए थे। इसलिए समूह के सदस्यों को अभी तक किसी भी प्रकार की क्षति या नुकसान नहीं पहुंचा था, और चूंकि वे सवाना को बिना किसी नुकसान के पार कर रहे थे और वे स्वयं राक्षस नाविकों से भरे हुए थे, इसलिए समूह का सामान्य मनोबल काफी ऊंचा था। सेक्ट फेलो जीलिंग, क्या आप इस जगह से परिचित हैं? इतने लंबे समय से यहाँ से गुजरने के बावजूद हम अभी भी यहाँ क्यों फंसे हुए हैं? शी म्यू के होंठ थोड़े से खुले हुए थे जब उसने मानसिक रूप से पूछा। वह और जीलिंग अभी भी समूह के बिल्कुल अंत में चल रहे थे। मैं भी इस जगह को ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मैंने एक बार लोगों को इस जगह को भटकता हुआ सवाना कहते सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह नाम आखिर कैसे पड़ा। उसने मानसिक रूप से उत्तर दिया। भटकता हुआ सवाना, हो। शी म्यू ने भौहें चढ़ाईं और अपने दिमाग में शब्दों को चबाने लगा। तभी समूह के सबसे आगे वाले हिस्से से एक तरह का कोलाहल मच गया। शी म्यू ने अपना सिर उठाया और सामने की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उनके सामने सवाना के किनारे चट्टानों और पत्थरों का एक बेतरतीब जंगल था जो अंतहीन रूप से फैला हुआ था, या कम से कम जहां तक आंखें देख सकती थीं। हालांकि अधिक भयावह अवलोकन ये था कि पत्थर का जंगल धूसर धुंध में डूबा हुआ था, जिसने कई की दृष्टि को भी अवरुद्ध कर दिया था। यहाँ इतने सारे पत्थर क्यों हैं? शी म्यू ने आश्चर्य से कहा। वह अकेला नहीं था, उसके समूह के कई अन्य लोगों ने भी यही संदेह व्यक्त किया। चिंता मत करो मेरे दोस्तों, ये पत्थर बेचैन करने वाले लग रहे हैं, हाँ, और शायद इनके नीचे कुछ राक्षस जानवर छिपे हों, लेकिन हम अभी भी जमीन के बाहरी इलाके में हैं, जिसका मतलब है कि ये जानवर इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते कि हम उन्हें एक साथ हरा न सकें। आखिरकार हम सवाना से बिना किसी नुकसान के तो नहीं गुजरे। जी जियांग ने खड़े होकर सही समय पर मनोबल बढ़ाने वाला भाषण दिया। भीड़ ने उसकी बात से सहमति जताते हुए उसकी बातों पर खुशी मनाई। इसके अलावा इतने लंबे समय तक इस मैदान को पार करने के बाद क्या हम सचमुच सिर्फ इसलिए वापस लौट जाएंगे क्योंकि हमें रास्ते में कुछ चट्टानें और कंकड़ मिले? जी जियांग ने आगे कहा। भीड़ ने सिर हिलाना शुरू कर दिया। उनके चेहरे से चिंता धीरे धीरे गायब होने लगी। संप्रदाय के सदस्य जी जियांग, आप इस गुप्त भूमि के इस हिस्से से परिचित हैं। मैंने सुना है कि जिस जगह पर हम हैं उसे भटकता हुआ सवाना कहते हैं, इसलिए मैं जानना चाहता था कि क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? शी म्यू ने पूछा। जी जियांग ने शी म्यू की ओर देखा और कहा, दुर्भाग्य से यह नीच व्यक्ति 1-2 बार हरी भरी पहाड़ियों से गुजरा होगा, लेकिन इस सवाना में पहले कभी नहीं पहुंचा। दूसरे शब्दों में, मैं इस विशिष्ट स्थान के बारे में बाकियों से ज्यादा नहीं जानता। शी म्यू के चेहरे पर निराशा की झलक दिखाई दी और वह चुप हो गया। जी जियांग हंसा। चलो, हो सकता है वहाँ दुर्लभ जड़ी बूटियां और पौधे हमारा इंतजार कर रहे हों, उसने पत्थरों के जंगल में दौड़ते हुए कहा। बाकी लोग भी हंस पड़े क्योंकि उनके दिलों में शुरुआती डर कम हो गया था। जल्द ही वे जी जियांग के पीछे पीछे पत्थरों के जंगल में चले गए, और यह बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। जंगल में कदम रखते ही दुर्लभ जड़ी बूटियों और पौधों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हो गई, जिससे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या इस जमीन के इस हिस्से में बहुत समय से कोई नहीं आया है। यहाँ तक कि ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिल सकती थीं जो दशकों, एक सदी या सदियों से उग रही थीं। समूह में तुरंत ही फसल काटने का उत्साह भर गया। वे अपनी इस सफल उपलब्धि से बेहद खुश थे। शी म्यू उनके साथ जड़ी बूटियां तोड़ रहा था, लेकिन उसका चेहरा दूसरों जितना शांत या खुश नहीं था। इसके बजाय वह सावधानी से आसपास का नजारा देखता रहा। बड़े भाई शी, क्या आप ठीक हैं? जीलिंग ने उनके पास आकर धीरे से पूछा। क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं, सच में नहीं। सच में, मैं बस एक कयामत के एहसास से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। हमें इस पत्थर के जंगल में घुसे हुए लगभग 1 घंटा हो गया है, फिर भी हमें एक भी राक्षस जानवर नहीं मिला। शी म्यू ने जवाब दिया। कुछ तो गड़बड़ है। जीलिंग का छोटा सा चेहरा चिंता से लाल हो गया। अब जब शी म्यू ने उसे ये याद दिलाया तो वह इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकी कि उन्हें वास्तव में किसी भी राक्षस जानवर से किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं मिला था। शायद जीलिंग ने अभी कहना शुरू ही किया था कि उनके नीचे की धरती एक भयानक शोर के साथ हिल गई। बूम बूम बूम। उनके नीचे की धरती किसी क्रोधित पशु की दहाड़ की तरह गड़गड़ाने लगी और वह अधिकाधिक हिंसक रूप से हिलने लगी। पृथ्वी! शी म्यू चिल्लाया, उसका चेहरा पूरी तरह से घबराहट से भर गया। पृथ्वी से कुछ निकल रहा है। उसका शरीर तुरंत ऊपर की ओर उछला और वह हवा में उछल पड़ा। उसे इस तरह देखकर समूह के बाकी लोग भी अपने अपने तरीके से हवा में उछल पड़े। उदाहरण के लिए, जीलिंग ने 5 रंगों का एक रिबन उठाया था जिस पर वह बड़ी सहजता से पैर रखकर शी म्यू के पास खड़ी हो गई। उसका छोटा सा चेहरा चिंता से सिकुड़ गया था। तुम्हें क्या महसूस हुआ? संप्रदाय सदस्य शी जी जियांग ने गुर्राहट के साथ पूछा। शी म्यू अभी जवाब देने ही वाले थे कि उनके पैरों के नीचे की धरती अचानक 70 या 80 गज तक फैली पीली रोशनी की बाढ़ में डूब गई। धप धप धप। उनके नीचे का पत्थर का जंगल उसी पीली रोशनी से घिरा हुआ अचानक उखड़ गया और फिर एक गुलेल की तरह मंडराते समूह की ओर फेंका गया।
हवा तुरंत ही कानफोड़ू गड़गड़ाहट से भर गई। सैकड़ों पत्थर उनकी ओर तेजी से गिर रहे थे, मानो किसी जानलेवा तूफान से उन पर टूट पड़ रहे हों। ये तूफान इतना बड़ा था कि कोई भी बचकर निकल नहीं सकता था। यह एक घात है। समूह उन्मत्त था, फिर भी वे अनुभवी योद्धा भी थे, जिन्होंने सहज और त्वरित रूप से अपनी रक्षा के तरीके खोज निकाले और आने वाले हमले का सामना किया। पल भर में सभी के रक्षात्मक आत्मिक उपकरण प्रकट होते ही तरह तरह के रंग प्रकट होने लगे और उनके शरीर पर छा गए। शी म्यू ने एक धीमी सी गुर्राहट की और उसकी त्वचा पर सुनहरे शल्कों का एक पूरा शरीर उभर आया। वे चमक रहे थे, जिससे वह किसी सुनहरे देवता जैसा लग रहा था। उसके आसपास मौजूद कुछ दानव जाति के युवक उसे हैरानी से अपना रूप बदलते हुए देख रहे थे। ज़ीलिंग भी थोड़ी विस्मय भरी नजरों से शी म्यू को देख रहा था। वह पहले से ही बैंगनी बादलों जैसी वस्तुओं के एक समूह द्वारा सुरक्षित थी, जो उसके शरीर के चारों ओर एक प्रकार की अचूक सुरक्षा में एकत्रित हो गई थी। जैसे ही समूह के शरीरों पर रोशनी चमकी, पत्थर उनके शरीरों पर नीचे की ओर गिरे। नतीजतन रोशनी टिमटिमाती और चमकती रही, जबकि विस्फोटों की गड़गड़ाहट हवा में गूंजती रही। अपनी प्रतिभा के कारण ये उम्मीदवार कुछ ही सेकंड में मजबूर होने के बावजूद पत्थरों के तूफान से खुद को बचाने में कामयाब रहे। जैसे ही शी म्यू ने हाथ हिलाया और आने वाले पत्थरों पर कुछ हमले किए, उसकी चमकती सुनहरी आंखों ने उनके नीचे की धरती को देखा और उसकी अभिव्यक्ति आशंका में बदल गई। धरती पर जगमगाती रोशनियों के बीच 1 दर्जन विशालकाय पीले लिंडवर्म जैसे जीव खुले में निकल आए और सभी कम से कम 7 से 8 गज लंबे थे। उनके द्वारा उत्सर्जित आभा से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे सभी पृथ्वी श्रेणी तक पहुंच गए थे। अध्याय 467 गाद ड्रैगन। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। विशाल पीले गाद वाले ड्रैगन मुंह खोलकर हवा में लहरा रहे थे और सब पर चीख रहे थे। किसी तरह उन्होंने दोबारा हमला नहीं किया। ये गाद के ड्रैगन हैं। इतने सारे एक साथ प्रकट हो गए। इस गाद ड्रैगन पर चुपके से हमला करना कठिन है। संभवतः इसे अचानक पकड़ना सबसे कठिन है। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। कुछ तो अवचेतन रूप से एक दूसरे को झिझक से देखने लगे। शी म्यू ने सामने खड़े विशालकाय जानवर को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। कैंग कैंग। उसने तुरंत अपनी पीठ के पीछे लटकी काली उल्कापिंड जैसी लंबी तलवार निकाली और उसे ज़ीलिंग के ठीक सामने तान दिया। सावधान, मुझसे ज्यादा दूर मत जाना। चिंता मत करो बड़े भाई शी म्यू। ज़ीलिंग ने भीड़ भरे पिंजरों को कुछ उत्सुकता के साथ देखा। घबराओ मत और अलग होने के बारे में सोचना भी मत। इससे शायद और राक्षस आकर्षित होंगे। जिंदा रहने के लिए हमें उन सबको मारना होगा। दूसरी तरफ खड़ी जी जियांग जोर से चिल्लाई और उसकी नजर नीचे के राक्षसों पर टिकी हुई थी। इस पूरी यात्रा के दौरान जी जियांग ने इस समूह के लोगों के बीच काफी प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी। इस समय कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया और अपने हथियार निकालकर धीरे धीरे राक्षसों को घेर लिया। तभी सामने की जमीन अचानक हिल गई, पहाड़ हिल गया और आसपास के पेड़ धराशायी हो गए। बीच की जमीन जोर से हिली, मानो चीख रही हो और जमीन में गहराई तक धंस गई हो। 1 दर्जन से ज्यादा सिल्ट ड्रैगन चीखते हुए चारों तरफ दौड़ पड़े। इसी बीच गड्ढे के बीचों बीच एक जोरदार आवाज हुई। ढेर सारी बजरी ढह गई और एक और पीला सिल्ट ड्रैगन बाहर उड़ गया। वह 15-16 फीट लंबा था। उसका शरीर लंबा था और पीले शल्कों से ढका हुआ था। उसके सिर पर एक विशिष्ट बैंगनी मोनोकल भी था। अच्छा नहीं, ये सिल्ट ड्रैगन किंग है। भीड़ में से किसी ने डर के मारे चिल्लाकर कहा। यह अभी भी परिधीय क्षेत्र है। इस स्तर के राक्षस कैसे प्रकट हो सकते हैं? बाकी लोगों ने अपना भाव बदल दिया। गाद ड्रैगन राजा शी म्यू ने नए उभरे हुए गाद ड्रैगन को देखा। वह अपने हाथ में पकड़ी हुई काली उल्कापिंड जैसी लंबी तलवार पर अपनी पकड़ और मजबूत करने से खुद को रोक नहीं सका। उस जानवर से निकलने वाला विशाल वातावरण वास्तव में कोई सामान्य उपाय नहीं था जिससे निपटा जा सके। अगर वह अकेले भी उसका सामना करता तो वह इस जानवर को मारने की कोई गुप्त तकनीक निकाल लेता, लेकिन ये कहना असंभव था कि यहाँ मौजूद बाकी लोग उस पर पलटवार कर पाएंगे या नहीं। गर्जन। गाद दानव राजा ने भीड़ को भयंकर टिमटिमाती मानव सी आंखों से देखा और दहाड़ उठा। उसके शरीर से निकलने वाली सांसें बहुत बड़ी थीं। यह निश्चित था कि यह राक्षस पृथ्वी श्रेणी तक पहुंच गया है। हो सकता है कि वह पृथ्वी श्रेणी का ही क्यों न हो, लेकिन उसके मांस और शरीर से इतनी भयानकता निकल रही थी कि साधारण योद्धाओं का टिकना नामुमकिन था। उसके आसपास मौजूद दूसरे सिल्ट ड्रैगन भी चीखने लगे। इसके बाद उनके विशाल शरीर खाली हो गए और गुस्से से भरी एक गहरी सांस के साथ उनकी ओर दौड़ पड़े। डरो मत, गाद दानव राजा के अलावा बाकी गाद ड्रैगन हमसे कमजोर हैं। जी जियांग बोला और वह राक्षसों के बीच गाद दानव राजा की ओर एक निंजा की तरह झपटा। पत्थरों से भरे जंगल में फंस जाने के कारण अब भागने में बहुत देर हो चुकी थी। अगर वे बच निकलते तो दूसरे राक्षसों के लिए उन्हें देखना आसान हो जाता। वे पहले से भी ज्यादा बड़ी और खतरनाक स्थिति में फंस जाते। किंगलान की पवित्र भूमि के परीक्षणों में भाग लेने वाले मूर्ख नहीं थे। यह निश्चित था कि जी जियांग का इरादा अन्य योद्धाओं को गाद दानव राजा से युद्ध के लिए प्रेरित करना था। क्षण भर में ही विशाल झांझों और सभी प्रकार के जादू और तलवारों की ध्वनि पूरे आकाश में उड़ने लगी। गाद ड्रैगन आकार में बड़े और संख्या में बहुत अधिक थे, लेकिन सभी ने हमलों को रोकने के लिए रक्षा का एक मोटा घेरा बनाना शुरू कर दिया। शी म्यू और ज़ीलिंग ने 2 गाद ड्रैगन के हमले का विरोध करने के लिए सेना में शामिल हो गए। शी म्यू ने ज़ीलिंग के सामने रास्ता रोक दिया। उसकी तलवार की एक लहर के साथ परछाइयों और रोशनी की परतें पहाड़ों के समुद्र की तरह टूट पड़ीं।
जीलिंग ने अपने हाथों को कुछ संकेतों में लहराया और रंगीन उड़ते हुए साटन ऊपर और नीचे लहराए, जिससे पूरे शरीर पर रंगीन ढालों की एक परत बन गई और उससे विद्युत प्रकाश निकला। शी म्यू का डंडा इंद्रधनुषी था। हालांकि गाद वाले अजगर के शरीर हमले से बहुत बड़े थे, फिर भी वे तुरंत हिल गए। जीलिंग द्वारा बनाई गई रंगीन बिजली की रोशनी उस पर बिल्कुल सही पड़ी और एक चमकदार गड़गड़ाहट के साथ फूट पड़ी। इस खास गाद वाले अजगर का बचाव अद्भुत था। कई हमलों के बाद भी दोनों अजगरों को कोई घातक चोट नहीं लगी। उसके शरीर को घुमाकर वे फिर से उस पर टूट पड़े। शे म्यू ने ये देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि उसने अपनी 1/3 ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था और न ही अपनी लंबी तलवार में कोई ताकत डाली थी, फिर भी अपनी शारीरिक शक्ति के साथ उसकी लाठी में मौजूद शक्ति पहले से ही घातक थी। इतनी कम ताकत से वह पहाड़ों को भी चीर सकती थी। यदि यह सेरुलियन सी स्टार में होता तो एक ही वार से राक्षस का पेट फट जाता। जैसे ही उसकी तलवार गाद के ड्रैगन पर वार कर रही थी, वह सोच रहा था कि क्या और ताकत लगानी चाहिए। धमाका! दूर से एक तेज आवाज आई, मानो दर्जनों बिजली एक साथ गिरी हो। शी म्यू की दुर्घटना का आभास ये था कि जी जियांग और एक सींग वाला गाद ड्रैगन आकाश में लड़ रहे थे। गाद राजा का विशाल शरीर कांटों जैसा पीला चमक रहा था। उसका विशाल मुंह खुला और 7-8 चक्राकार पीले गोले जी जियांग की ओर निकले। उसकी शक्ति अत्यंत भयावह थी। प्रत्येक गोले के मध्य में एक पीली बिजली थी जिसकी गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि थी। पेंटाक दिव्य थंडर। शी म्यू ने बस थोड़ा सा सोचा। हालांकि वह पहचान गया था कि वह क्या है, फिर भी वह खुद को उसकी एक झलक पाने से नहीं रोक सका। जी जियांग ने ये देखा और चिल्लाया। उसका शरीर ऊपर उठा और एक हरी रोशनी निकली, जिससे उसकी पतली काया और पंख रोशनी में फैल गए। प्रकाश एक क्षण में ही एकत्रित हो गया, जिससे एक हरे रंग का राक्षस प्रकट हुआ जो 10 फीट से अधिक लंबा था। यह विशालकाय चमगादड़ों के जोड़े जैसा लग रहा था, लेकिन केवल निचले अंगों वाला। इसका सिर अजगर का था और गर्दन और शरीर का आधा हिस्सा काले शल्कों से ढका हुआ था, जिससे बहुत ही धूर्तता का एहसास हो रहा था। जी जियांग ने सूंघा और उसके शरीर पर एक बड़ी हरी लौ दिखाई दी। उसके पीछे हरे रंग के मांस के पंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया, जो हरे रंग की लौ के गोले का पीछा करते हुए विशाल ज्वालामय तरंगों में बदल गया तथा आने वाले पेंडुलम गोले से टकराने लगा। गड़गड़ाहट! चारों ओर चमकती हरी और पीली रोशनी चमक उठी और एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। कुछ डाकू और राक्षस सीधे बाहर की ओर उड़ रहे थे। शी म्यू का चेहरा उतर गया। अचानक उसने हाथ में लिए एक लंबे चाकू से 10 से ज्यादा चाकूनुमा साए काट डाले। उसे अपने सामने मौजूद कुछ गाद के ड्रैगन से बचना था। जैसे ही उसकी आस्तीन थोड़ी हिली, उसके बगल में खड़ा जीलिंग उसमें समा गया। जैसे ही वह आकृति हिली, 30 फीट दूर एक भूतिया साया दूसरी जगह दिखाई दिया। इस समय पास में मौजूद अन्य 2 गाद ड्रैगन ने अन्य विरोधियों को छोड़ने का अवसर लिया और अंदर घुस गए। शी म्यू चीखा, उसकी कलाइयां कांप उठीं और बड़े बड़े चाकू साए से बाहर निकल आए। दोनों गाद के अजगर उसमें पूरी तरह डूबे हुए थे। जी जियांग भी तूफान की चपेट में आकर 10 फीट से भी ज्यादा दूर जा गिरा। उसके चारों ओर फैली हरी रोशनी में उसका पूरा शरीर चमक उठा, लेकिन जल्द ही वह स्थिर हो गया। इस समय हवा की आवाज टूट गई और विस्फोट तूफान से प्रकाश की एक खाकी रंग की किरण उड़ी, जो जी जियांग से टकराई। एक छोटी सी चमकती हुई रोशनी चमक उठी। जी जियांग इस बार सचमुच चौंक गया। उसने अपने मांसल पंख दिखाए और किनारे से हट गया। दुर्भाग्य से उसकी गति बहुत धीमी थी और उसके शरीर के निचले हिस्से पर एक पीली रोशनी का स्तंभ पड़ा। काका! जी जियांग के शरीर के निचले हिस्से पर खाकी रंग की चट्टान की एक मोटी परत उभर आई, जिससे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। चट्टान की यह परत उसके ऊपरी शरीर की ओर फैलती हुई प्रतीत हुई। जी जियांग घबराहट में चिल्लाया क्योंकि पूरा शरीर विशाल हरे रंग की रोशनी में चमकने लगा था, क्योंकि उसकी छाती तक पहुंचने वाली परत उसे कुचल रही थी। हालांकि जी जियांग के पंख भी चट्टानों से ढके हुए थे। उसका पूरा शरीर भारी होकर नीचे की ओर गिर रहा था। एक सींग वाले गाद अजगर की रोशनी की किरण थोड़ी फीकी पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हमला करने में अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी हो। वह जी जियांग के पीछे नहीं गया, बल्कि उसने अपना शरीर पास के युद्ध समूह की ओर मोड़ लिया। 3 दानव जाति के योद्धा जो अन्य 5 गाद ड्रैगन से निपटने के लिए एक साथ काम कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से अपनी जमीन पर टिके हुए थे। अचानक एक बड़ा तूफान आया और वे बह गए। तीनों राक्षस योद्धा उलझन में थे क्योंकि वे 5 गाद ड्रैगन से लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। गाद ड्रैगन राजा भी उनके रास्ते में था, इसलिए वे अब और विरोध नहीं कर सकते थे। वे भागना चाहते थे, लेकिन इसके बजाय उन्हें विनाश का सामना करना पड़ा। पलक झपकते ही गाद के अजगर पास आ गए और एक विशाल पंजे ने युवक को जकड़ लिया। वह क्रोधित तो था, लेकिन हैरान भी, क्योंकि उसका पूरा शरीर चमकने लगा था। तभी एक घर के आकार का मेढक प्रकट हुआ और बिना कुछ सोचे समझे उस गाद वाले अजगर पर हरी रोशनी की किरणें फेंकते हुए हमला बोल दिया। गाद ड्रैगन ने अपना सिर झुका लिया था और उसका माथा बैंगनी प्रकाश से चमक रहा था। बैंगनी बिजली की रोशनी ने हरे प्रकाश स्तंभ को आसानी से चीर दिया और एक सींग वाले बिच्छू के सीने में एक छेद कर दिया। वह तुरंत राख में बदल गया। बाकी लोग खड़े होकर भयभीत होकर देखने लगे। युवक की ताकत कमजोर नहीं थी, बल्कि एक तरह से वह अत्यंत शक्तिशाली भी था। भीड़ में से एक बलवान आदमी ने अपनी लाल तलवार लहराई और उसकी धार से कुछ चाकुओं की धार निकली, मानो चिलचिलाती धूप हो। तलवार एक बड़े से छेद को पार करती हुई दूर चली गई। दुबला पतला युवक चमक तो रहा था, पर ठोस आकार में नहीं बदल पाया। विशाल सिंह और उसके पंजों ने उसके चारों ओर 7-8 सफेद किरणें बिखेर दी, जिससे उसका शरीर उड़ गया। आसपास के गाद के अजगर बच नहीं पाए और उनके शरीर चाकू की धार से खरोंच गए।
कुछ अजगरों के आगे के जबड़े टूट गए। घेरे में अफरा तफरी मच गई, जिससे एक दरार दिखाई देने लगी। बड़े आदमी ने अपना हाथ हिलाया और लाल तलवार को दूर रख दिया, जिससे वह लाल रोशनी में बदल गई और वह अंतराल से दूर उड़ गया। दुबला पतला राक्षस आदमी उसकी गति के साथ साथ चलता रहा। अचानक एक तीखी आवाज सुनाई दी और बैंगनी बिजली की दूसरी किरण चमकी, जिसने उसे पूरी तरह से डुबो दिया। बड़े आदमी का चेहरा अब खून से सना नहीं था। उसकी आंखें गाद वाले अजगर के विशाल शरीर को बार बार घूर रही थीं। एक सींग वाले अजगर का माथा चमक उठा और बिजली की तरह चमकने लगा। बड़े आदमी का शरीर कांप उठा और वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। चाला, पीछे से एक बैंगनी बिजली का आंसू हवा में उड़ गया। बड़े आदमी का चेहरा हिंसक था और वह गुस्से से चीखते हुए एक हरा प्रतीक फेंक रहा था। हवा के झोंके के बाद वह उसके पीछे एक हरे प्रकाश कवच में बदल गया। एक जोरदार बिजली गिरी, प्रकाश कवच कांप उठा और हरे और बैंगनी रंग के शामियानों की सतह कई बार चमक उठी। इससे बैंगनी रंग की बिजली मुश्किल से रुक पाई। सिल्क ड्रैगन राजा पहले ही दूर जा चुका था और उसके विशाल अगले पंजे ठंड से विकिरणित होकर नीचे गिर गए। काचा, प्रकाश ढाल तुरंत ही दरारों से भर गई और 1 सेकंड में ही टूटकर ढह गई। बड़ा आदमी चिल्लाया और उसने अपना ज़ैद कुचल दिया। अध्याय 468, खतरे में फंसा। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद। वूश, पानी जैसी रोशनी उस आदमी के शरीर के चारों ओर लिपट गई। आकाश में हलचल हुई और शरीर बिना किसी निशान के गायब हो गया। सिल्क ड्रैगन किंग के हाथ में कुछ भी नहीं था। हालांकि उसका किंगशान ऑर्डर टोकन वहीं रह गया, जबकि उसका शरीर नीचे की ओर गिर गया। लगभग पलक झपकते ही 3 राक्षस योद्धाओं में से 2, जो साधना के अपने प्रथम चरण में थे, एक घायल योद्धा के साथ गुप्त क्षेत्र से भागने का प्रयास करने लगे। आसपास के लोगों के चेहरे पर भी बदलाव आ गया। वे भी भागने का इरादा कर रहे थे। एक तीखी आवाज के साथ एक हरी रोशनी निकली जो एक विशाल वायुधार में बदल गई। ये गाद दानव राजा के पेट में सीधे जा लगी और खून बहने लगा। गाद दानव राजा चीखा, उसका विशाल शरीर दर्द से तड़प उठा। वह हवा में लुढ़क गया, उसके शरीर के नीचे से खून की धार बह निकली, जिससे उसका आधा शरीर लाल हो गया। जमीन से एक हरे रंग की आकृति उभरी। वह कोई और नहीं बल्कि जी जियांग था। उसका पूरा शरीर गहरे हरे रंग की लपटों से ढका हुआ था। जब वह उठा और 5 सिर वाले गाद दानव की ओर मुड़ा, तेज गति के कारण 5 सिर वाला गाद का अजगर उससे बच नहीं पाया। धीरे धीरे उस पर वार हुआ और एक स्पर्श से उसका शरीर गहरे हरे रंग की ज्वाला में लिपट गया। वह दर्द और भय से चीखा और अपनी त्वचा को जला रही ज्वाला को बुझाने की कोशिश करने लगा। सिल्क ड्रैगन किंग को जो भारी दर्द सहना पड़ा, उसके कारण वह जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि उसने सभी हमलों से बचने और उन्हें चकमा देने की बहुत कोशिश की। उसके आसपास खड़े कई अन्य राक्षस योद्धा खुश थे और इस दृश्य ने उन्हें जरूरी प्रोत्साहन दिया। उन्होंने अपने हथियार उठाए और गाद के अजगर पर आखिरी हमला करके उसे खत्म कर दिया। उसी समय जी जियांग के 2 बड़े अगले पंजे नाच उठे और एक बार फिर वे सिल्क ड्रैगन राजा के साथ मारे गए। सिल्क ड्रैगन राजा जानता था कि वह जी जियांग को हरा सकता है और इसलिए उसने भागने की कोशिश की। बदलती हवा की आग की 9 परिक्रमाएं। जी जियांग चीख पड़ा। अपने पंख फड़फड़ाते ही वह अब अपने ही जैसे दिखने वाले आकृतियों से घिर गया। हरी रोशनी चमक उठी और 9 आकृतियां बिजली की गति से ड्रैगन के सींगों से होकर निकल गईं। एक दर्दनाक चीख निकली और खून झरने की तरह बहने लगा। गाद के अजगर का विशाल शरीर अब कई टुकड़ों में बिखरकर आसमान से नीचे गिर पड़ा था। हरी रोशनी चमकी और सभी 9 आकृतियां एक में विलीन हो गईं। क्या अद्भुत तकनीक है! इसकी युद्ध शक्ति पहले से 9 गुना ज्यादा है। शी म्यू, जो दूर खड़ा था, चकित और स्तब्ध था। हालांकि जी जियांग अभी साधना के शुरुआती चरण में ही था, लेकिन ऐसी शक्ति असाधारण थी। सिल्क ड्रैगन राजा का वध कर दिया गया था, जबकि अन्य सिल्क ड्रैगन आपस में भिड़ गए थे और जी जियांग द्वारा भ्रमित भी किए गए थे। शी म्यू खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। आखिरकार उसने अपनी नजरें फिराईं और अपने सामने खड़े गाद के अजगर पर चाकू से वार करना जारी रखा। हर वार के साथ उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। मरना! योद्धा क्रोधित हो गए और इतनी तीव्रता से लड़े कि उन्हें एक गाद अजगर का वध करने में अधिक समय नहीं लगा। अंतिम क्षण में अंतिम गाद ड्रैगन का वध कर दिया गया था। सभी लोग थके हुए लग रहे थे और सांस लेने के लिए आराम कर रहे थे। गाद के अजगरों का वध करने के लिए 3 योद्धाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। बचे हुए योद्धाओं पर इसका गहरा असर पड़ा। वे बच गए तो खुश थे, लेकिन अपने साथियों की मौत से थोड़े उदास भी थे। जी जियांग ने मैदान में गाद ड्रैगन का दानव केंद्रक खोद निकाला। बचे हुए 3 टोकनों में से दानव केंद्रक निकालकर सभी को औसत अनुपात में बांट दिया गया। इसके बाद बस योद्धा का मूड थोड़ा बदल गया। संप्रदाय सदस्य जी जियांग, ये गुप्त क्षेत्र है, तो ये ग्रेड रैंक वाला राक्षस यहाँ कैसे प्रकट हुआ? एक युवा राक्षस ने पूछा। अन्य लोगों ने भी सुना और जी जियांग की ओर देखा। हाँ, यहाँ मध्यम स्तर के गाद ड्रैगन डाकू भी हैं। लगता है ये पत्थरों का जंगल थोड़ा अजीब है। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम इस रास्ते पर आगे न बढ़ें और रास्ता बदल लें। मेरे परिवार द्वारा एकत्रित स्थिति के अनुसार ये गाद ड्रैगन बाहरी दुनिया में दिखाई नहीं देने चाहिए। अपने आसपास के सभी लोगों की बातें सुनकर शिम्यू चुप रहा। भाई शिम्यू, आप क्या सोचते हैं? जीलिंग, जो उसके बगल में बैठा था, ने पूछा। ये थोड़ा अजीब लग रहा था, शिम्यू ने सहजता से कहा। तो बड़े भाई शिम्यू भी आगे न बढ़ने के लिए सहमत हो गए। जीलिंग थोड़ा हिचकिचाया। हे, मैं किंगलान की पवित्र भूमि में शामिल होना चाहता हूँ और अगर मैं खतरे से बचता रहा तो उनका क्या फायदा होगा? शिम्यू ने हंसते हुए कहा।
बड़े भाई शी म्यू सही कह रहे हैं। जब आपको खतरे का पूरा अंदाजा हो तो बेहतर है कि आप खतरे में न कूदें। जी लिंग ने सहमति में सिर हिलाया। अगर मुझे इजाजत हो तो बता दूं कि ये सिल्ट ड्रैगन अजीब था। मैंने कुछ देर पहले जांच की थी और ऐसा लग रहा था कि जमीन में मौजूद पीले रंग के सांद्रण की वजह से ये यहाँ आए हैं। ये पीला सांद्रण इनका पसंदीदा भोजन है। जी जियांग, जो शुरू से ही इस भीषण युद्ध में घूम रहा था, आया और बोला, पीला सांद्र, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक राक्षस युवक ने उसकी बातें सुनकर कहा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ऐसा लग रहा था कि हम बदकिस्मत थे। शिम्यू की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी निगाहें जमीन पर टिक गईं। जब उसने जमीन में गहराई से देखा तो उसकी दृष्टि और अधिक गहरी नहीं हो सकी, मानो भूमिगत में असंख्य मेटामैग्नेटिक बलों ने उसे अवरुद्ध कर रखा हो। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी शिम्यू उस पीली स्पिरिट खदान का पता नहीं लगा सका जिसके बारे में जी जियांग ने बात की थी। उसने जी जियांग की ओर देखा। अगर मुझे इजाजत हो तो चूंकि हम इस मुकदमे में शामिल थे, मेरा मानना है कि जो कुछ हो रहा है उसमें सबका कुछ न कुछ हाथ है। इस समय हैंगओवर के कारण बेहतर होगा कि हम पीछे हट जाएं। जी जियांग ने ऊपर देखा और समझाया। बहुत से युवा योद्धाओं ने ये सुना और उनकी आंखों में प्रसन्नता देखी जा सकती थी। वे दोनों दोस्त अभी अभी गिरे हैं और एक जो भागने की कोशिश कर रहा था वह मेरी गलती की वजह से हताहत हुआ। आने वाली यात्रा में मैं ज्यादा सतर्क रहूंगा और सबको खतरे में नहीं डालूंगा। जी जियांग ने आश्वासन दिया। ये सुनने के बाद वहां उपस्थित सभी लोगों ने सिर हिलाकर आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त की। ये जी जियांग बहुत वाकपटु है। ये तो मौत को भी जीने के लिए मना सकता है। जी लिंग ने धीरे से फुसफुसाया। सेक्ट फेलो जी लिंग, मुझे डर है कि आगे बढ़ना ज्यादा खतरनाक होगा। अगर तुम्हें ऐसा करना ही है तो बेहतर होगा कि तुम अपना जेड टोकन तोड़कर चले जाओ। आखिरकार तुम्हारा जीवन ही सबसे महत्वपूर्ण है, शी म्यू ने फुसफुसाते हुए कहा। बड़े भाई, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। मैं इस पर ज्यादा ध्यान दूंगा। जी लिंग ने सिर हिलाया और चुपचाप बोला। समूह ने अपनी यात्रा जारी रखने से पहले कुछ ताकत हासिल करने के लिए एक ब्रेक लिया। आगे की स्थिति अब भी वैसी ही थी। घास का मैदान तो विशाल था, लेकिन पत्थरों का जंगल धीरे धीरे कम होता जा रहा था। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। पिछले 2 दिनों में जितने भी राक्षसों का सामना हुआ, उनकी संख्या या ताकत चाहे जो भी हो, वे सामान्य श्रेणी में ही थे। हालांकि कुछ मध्यम स्तर के भी थे, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ही थी। इस दिन हर कोई आगे बढ़ने के लिए अपने अपने साधनों का उपयोग करता था। शी म्यू ने अपने आसपास की ओर देखा और पाया कि घास के मैदानों में धीरे धीरे कुछ उतार चढ़ाव आने लगे थे, मानो वे पहाड़ियों के पास हों। मुझे लगता है कि हम इस जिले से लगभग बाहर निकल चुके हैं, उसने मन ही मन सोचा। कई को पिछले दिन से ही आत्मा जानवर की थैली वापस ले जा रही थी। गुप्त क्षेत्र की गहराई के कारण आसपास उड़ने वाले राक्षस दिखाई देने लगे। अपनी सुरक्षा के लिए कई को वापस बुलाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अचानक जब उसकी नजर दूर तक गई तो उसके चेहरे पर एक खालीपन सा छा गया। बड़े भाई शी म्यू, क्या हुआ? जी लिंग ने सबसे पहले उसकी असामान्यता को देखा और चिंतित होकर पूछा। उसकी आवाज धीमी नहीं हुई और धूल का गुबार उठने लगा, जिससे कई दसियों मीटर व्यास वाला एक बवंडर स्तंभ बन गया। जमीन पर उगे घास के मैदानों की झाड़ियां उखड़ गईं और जमीन खुर्च गई। इसमें हवा का जोर भी शामिल था, जिससे आसमान और भी तेज हो गया और भीड़ पर दबाव पड़ने लगा। सावधान, किसी ने चिल्लाकर कहा। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने देखा कि हवा के स्तंभ की शक्ति अद्भुत थी और वे बच निकले। विशाल बवंडर स्तंभ में नीली रोशनी चमकी और अचानक विभाजित हो गई। एक विशाल पवन ड्रैगन की तरह हवा का एक स्तंभ 3 छोटे बवंडरों में बट गया, जो भीड़ को दूर भगा रहे थे। उनमें से एक ने शी म्यू, जी लिंग और आसपास के कई राक्षस योद्धाओं को टक्कर मारी। हवा का प्रवाह बहुत तेज था और कई लोगों को सांस रोककर चलना पड़ा। शी म्यू के शरीर की आकृति रुक गई और उसने अपने हाथ में काले लोहे का चाकू पकड़ लिया। उसकी आंखें चमक उठीं। छप छप, सोने और लोहे की ठंडी आवाज कांप उठी। काले लोहे के चाकू पर 10 फीट से भी अधिक काले चाकू लगे हुए थे। बवंडर स्तंभ ने सीटी बजाई, मानो वह एक विशाल मुंह हो, और उसे शी म्यू की ओर निगल गया। शी म्यू ने घुराते हुए एक काला चाकू लहराया। बड़े बड़े काले चाकू निकले और हवा में उछल पड़े। जब काली रोशनी चमकती थी तो हवा का स्तंभ आसानी से 2 हिस्सों में बंट जाता था और हवा के झोंके में बदल जाता था। ची ची, पवन स्तंभ के केंद्र में नीले रंग की आकृतियों का एक समूह उड़ गया। शी म्यू को एक बहुत बड़ी ताकत का एहसास हुआ और वह कुछ कदम पीछे हट गया और मुश्किल से मजबूती से खड़ा हो पाया। नीली आकृति भी चौंक गई जब वह कुछ फीट ऊपर उड़ी और अपनी आकृति स्थिर की। वह एक घर के आकार का नीला राक्षस था। ये जानवर शेर जैसा दिखने वाला बाघ था, जिसके रोएदार बाल थे और आकार में सुडौल थे। पूंछ बहुत लंबी थी और पहले आधे हिस्से से दोगुनी लंबी। शी म्यू की भौहें सिकुड़ गईं। यह नीला राक्षस भयंकर लग रहा था। काले लोहे के चाकू के सामने होने के बावजूद उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। विंडरस्टिंडर होल, एक लाल चेहरे वाला राक्षस आदमी चौंक गया। शी म्यू का दिल दहल गया। ईस्ट सेंट पहुंचकर उसने ढेर सारी किताबें खरीदी, जिनमें ग्रह के शक्तिशाली राक्षसों का वर्णन था। पवन शोक की इस शैली का औपचारिक रूप से परिचय कराया गया। यह एक ऐसा जानवर था जिसके 2 गुण एक साथ थे। इसका स्वभाव बेहद हिंसक था, लेकिन ये हवाओं को नियंत्रित करने और शिकार पर छिपकर हमला करने में माहिर था। योद्धाओं के समूह के सामने आने पर इसे अक्सर टाला जाता था। शी म्यू के दिल में ये विचार पल भर में कौंध गए, लेकिन उनमें डर का रंग नहीं दिखा। उन्होंने अपने सामने काले चाकू को पार कर लिया। इसी समय अन्य 2 पवन स्तंभ भी टूट गए और अंदर 2 विंडरस्टिंडर होल थे।
विंडरस्टिंडर होल जैसे 3 सिर वाले किसी भी जीव की ताकत सिल्ट ड्रैगन किंग से ज्यादा थी। भले ही वे तीनों मिलकर भी हों, इतनी दृढ़ता का सामना करना तो दूर की बात है। बहुत से लोग डर से भरे हुए थे, यहाँ तक कि जी जियांग के चेहरे पर भी भाव कुछ असहज लग रहे थे। इसके विपरीत शी म्यू और जी लिंग थोड़े शांत थे। गर्जन। शी म्यू और बाकी लोगों की आंखों में तेज रोशनी चमक उठी। धीरे धीरे कुछ लोग पास आए और शरीर पर नीली रोशनी की एक परत उभर आए। शी म्यू का चेहरा, शरीर का क्रोधित स्वभाव, काले लोहे के चाकू पर प्रकाश भी जल उठा। दूर से एक लाल भौर उड़ी, अपनी लंबी पूंछ खींचते हुए, मानो वह कोई उल्कापिंड हो जो आश्चर्यजनक गति से उड़ रहा हो। पलक झपकते ही यह सबके सिर के ऊपर आसमान तक पहुंच गया। अध्याय 469। चीनीजी। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। लाल बत्ती के साथ आई ध्वनि इतनी अचानक और तेज थी कि उसने शे म्यू और तीनों विंडस्ट्राइडर होल को हिलाकर रख दिया। चीनी लोक कथाओं में होल एक रहस्यमय प्राणी है जो कुत्ते जैसा दिखता है। इसका स्वभाव बहुत ही गुस्सैल होता है और इसे मौज मस्ती करना बहुत पसंद है, दूसरों की कीमत पर। कुछ लोग कहते हैं कि होल ड्रैगन का स्वाभाविक शिकारी है क्योंकि वे ड्रैगन का दिमाग खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि होल ड्रैगन की संतान है और चीन के सम्राट की देखरेख का काम विशेष रूप से उसी को सौंपा गया है। लाल बत्ती से एक हल्की प्रश्नवाचक ध्वनि निकली जो नीचे उतरने से पहले अचानक एक तेज मोड़ लेती थी। जैसे ही रोशनी कम हुई, लगभग कई गज ऊंचा एक विशाल आकार और बेर जैसी लाल त्वचा उभरी। यही तो वो आदमी है। शी म्यू की आंखें पहचानते हुए चमक उठीं। इस आदमी ने शी म्यू पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। आखिरकार वह उन हृष्ट-पुष्ट पृथ्वी श्रेणी के आदमियों में से एक था जो अकेले ही चला गया था। उसके आसपास के लोगों ने भी उसे पहचान लिया और जब उन्होंने उस बलिष्ठ व्यक्ति की आभा देखी तो उन्हें बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। बेर सी लाल त्वचा वाले उस विशालकाय व्यक्ति ने तिरस्कार भरी नजरों से उन्हें देखा और फिर अपनी नजरें उनसे पूरी तरह हटा लीं। तभी उसका ध्यान 3 विंडस्ट्राइडर होल पर गया और उसकी आंखें चमक उठीं। 3 बाद के पृथ्वी चरण विंडस्ट्राइडर होल, है ना? मैं भाग्यशाली हूँ। लगता है ये सब मेरे लिए है। चीनीजी, शुक्रिया। विशालकाय आदमी जोर जोर से हंसा। उसके शरीर से एक धमाकेदार धमाका हुआ और लाल रोशनी उससे निकल रही थी। तभी उसके पीछे आग की लपटों में धधकती एक 10 गज ऊंची भयावह लाल सुनहरी चिमड़ा जैसी आकृति प्रकट हुई। वह जीव लाल रंग के शल्कों से घिरे एक विशाल सिंह जैसा दिख रहा था और देखते ही देखते उसका चेहरा बहुत ही शक्तिशाली हो गया। गर्जन। तीनों विंडस्ट्राइडर होल स्वाभाविक रूप से क्रूर और पाशविक थे और चीनीजी में एक खतरनाक दुश्मन को देखकर उन्होंने एक विद्रोही उग्र दहाड़ लगाई और शे म्यू और बाकी सभी को नजरअंदाज कर दिया। सीधे उस बड़े बेर लाल चमड़ी वाले आदमी की ओर ऐसे हमला किया जैसे उनके खुरों में पंख हों। अपने नाम के अनुरूप विंडस्ट्राइडर होल हवा के जानवर थे। जैसे ही वे सरपट दौड़े, उनके चारों ओर भयंकर तूफान इकट्ठा हो गया जिससे वे तीनों 3 विशाल हरे बवंडर की तरह दिखने लगे जो उनके सामने से गुजरने वाली हर चीज को नष्ट कर रहे थे। चीनीजी ने तिरस्कार से उपहास किया। उसके पीछे जलती हुई सिंह ऊर्जा संरचना चकाचौंध भरी रोशनी में दहाड़ रही थी, फिर तेजी से सिकुड़कर उस आदमी के शरीर में विलीन हो गई। धमाका। चीनीजी का शरीर धधकती लपटों के एक बड़े विस्फोट में फट गया जिससे वह एक तरह की लाल सुनहरी मानव मशाल में बदल गया। लपटें इतनी तेज थीं कि उसके आसपास की हवा भी विकृत और मुड़ रही थी। वाह! चीनीजी ने अपनी चाल चली और सबसे बाईं ओर स्थित विंडस्ट्राइडर होल की ओर दौड़ा जो पहले से ही एक हरे तूफान की तरह उसकी ओर बढ़ रहा था। हवा में तीखी चीखें गूंज रही थीं क्योंकि हवा से बनी अनगिनत हरी पत्तियां हरे तूफान से निकलकर चीनीजी की ओर बहने वाली नदी में जा रही थीं। अपने आगे क्या है, ये देखकर उस जलते हुए व्यक्ति ने अपनी गति न तो धीमी की और न ही अपनी दिशा बदली, बल्कि वह और भी तेजी से आगे बढ़ा और स्वयं को लाल सुनहरे धूमकेतु के एक तीर में बदलकर शत्रु की ओर बढ़ गया। उन्हें देख रहे आसपास खड़े लोग पहले से ही गहरी सांसें ले रहे थे। शी म्यू खुद अपनी आंखें फड़कती हुई महसूस कर सकता था। वह ये समझ सकता था कि विंडस्ट्राइडर होल ने जो हमला किया था वह इतना शक्तिशाली था कि वह स्वयं उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह किसी भी तरह से हमले से बचने का प्रयास करता। वह अभी भी इस बात पर विचार कर रहा था कि चीनीजी ने ऐसा क्यों किया, जबकि वह धधकती हुई आकृति हवा के हरे ब्लेडों के सैलाब में विलीन होने से पहले चमक उठी थी। तभी सबकी उम्मीद से हटकर कुछ हुआ। ये भयावह हवा के ब्लेड चीनीजेड के शरीर में पिघल गए और पूरी तरह से गायब हो गए, जैसे कोई छाया अंधेरे में डूब गई हो। चौंककर शी म्यू की आंखें सुनहरी रोशनी में चमक उठीं। वह अपनी जादुई आंखों से देख सकता था कि चीनीजेड के शरीर के एक भी बाल को झुलसाने से पहले ही उसके शरीर के चारों ओर की लाल सुनहरी लपटों ने हवा के हर एक ब्लेड को पूरी तरह से भस्म और दबा दिया था। धमाका। लाल रंग की रोशनी की एक धारा की तरह चीनीजी तेजी से आगे बढ़ी और विंडस्ट्राइडर होल के शरीर में घुल गई और फिर उसकी पीठ से बाहर निकल गई, जिससे प्राणी के शरीर पर एक बड़ा सा ज्वलनशील छेद बन गया जो चीनीजेड के जाने के बाद भी जल रहा था। उस खास विंडस्ट्राइडर होल के आसपास का हरा तूफान पल भर में ही गायब हो गया, जबकि उसका विशालकाय शरीर उस भयावह लाल सुनहरी लपटों में पूरी तरह से घिरकर लगभग 10 गज दूर जा गिरा। अगली बार जब कोई उस जीव के शरीर को देख पाया तो उसे जमीन पर गिरने से पहले सिर्फ जले हुए, पहचान में न आने वाले काले कोयले जैसे पदार्थ का एक बड़ा ढेर दिखाई दिया। एक झटके में चीनीजी ने अचानक यू टर्न लिया और दूसरे विंडस्ट्राइडर होल से इतनी तेजी से टकराया कि वह बच नहीं सका। उतनी ही आसानी से उसने उस जीव को चीर डाला और उसे जले हुए अवशेषों में बदल दिया।
तीसरे विंडस्ट्राइडर होल के आसपास का तूफान बेतरतीब ढंग से झुक गया और डर के मारे पीछे हट गया। फिर पलक झपकते ही वह चीनीजी की जगह के ठीक विपरीत आंखों को धुंधला कर देने वाली गति से भाग गया। उसे 20 या 30 गज दूर भागने में बस कुछ मिलीसेकंड लगे। तुम कहाँ जा रहे थे? चीनीजी ने ताना मारा। उसका शरीर बहुत तेजी से रुका। इससे पहले कि उसने अपना हाथ उठाया और उसके शरीर की लपटें उसकी हथेली में ऊपर की ओर इकट्ठी होकर एक जलते हुए खंभे में बदल गईं। फुस! उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वह खंभा आकाश के ताने बाने में एक सुनहरे निशान की तरह था। इससे पहले कि भागते हुए विंडस्ट्राइडर होल की गर्दन 20 से 30 गज दूर जलते हुए खंभे से छेद दी जाती, जीव बिना किसी प्रतिरोध के जमीन पर लुढ़क गया। पाटैट! काबूम! ज्वाला का खंभा फट गया और अपनी ज्वलंत सुनहरी भूख से अपने शिकार के शरीर को भस्म कर दिया। इस अंतिम विंडस्ट्राइडर होल ने एक भयानक चीख निकाली, लेकिन हर सेकंड में उसकी आवाज धीमी होती गई और वह मर गई। और वह सब था 3 स्वर्गीय पृथ्वी श्रेणी के विंडस्ट्राइडर होल, सभी पलक झपकते ही मारे गए। आश्चर्य की बात नहीं कि जी जियांग समेत सभी लोग अवाक रह गए। कुछ दूरी पर चीनी जेड के शरीर पर लाल सुनहरी लपटें धीरे धीरे उसके शरीर में सिमटती गईं और उसका असली रूप एक बार फिर प्रकट हो गया। शी म्यू की आंखें चमक उठीं। चीनीजी ने जो लाल सुनहरी लपटें छोड़ी थीं, उनकी शक्ति कम से कम उनके बाएं हाथ में मौजूद सफेद लपटों जितनी ही शक्तिशाली थी। जैसे ही चीनीजी गिरे हुए विंडस्ट्राइडर होल से दानव न्यूक्लियस को इकट्ठा करने के लिए झुका, शे म्यू और समूह के बाकी लोग उसके करीब आ गए। हालांकि वे स्पष्ट रूप से रक्षात्मक मुद्रा में खड़े थे। चीनीजी ने 3 मुट्ठी के आकार के हरे रंग के न्यूक्लियस को अपने किंगशान ऑर्डर में ले लिया और उनकी ओर मुड़ गया। उसकी आंखें सतर्क भीड़ को स्कैन कर रही थीं, इससे पहले कि वह एक तिरस्कारपूर्ण हंसी में फूट पड़े। ओह कृपया, जैसे मुझे उन तुच्छ दानव न्यूक्लियस में दिलचस्पी होगी जिन्हें आप कमजोर लोगों ने इकट्ठा किया था। मैं छोटे बच्चों से चोरी करने से ऊपर हूँ। क्या आपको नहीं पता? भाई, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जियांग भीड़ को चीरता हुआ आगे आया और अपना सिर सीने से लगा लिया। हम आपके बहुत आभारी हैं। अरे हाँ, ये भाई तो बिल्कुल शानदार है। अपराजय, तुमने जो आग लगाने की तकनीक इस्तेमाल की, उसने तो मुझे हैरान कर दिया। यार, क्या ये फायरबोम ग्रह की मशहूर तकनीकों में से एक है? भीड़ पहले ही उस बड़े आदमी की ओर दौड़ पड़ी थी और जैसे ही उनके दिमाग का षड्यंत्रकारी हिस्सा वापस आया, उन्होंने उसकी चापलूसी शुरू कर दी। सच में, तुम सब इतनी बकवास बातें कब से करने लगे? अपनी तरफ देखो, सबकी तरफ। तुम सच में सोचते हो कि अपनी अल्फीकी शक्ति के साथ तुम किंगलैंड के पवित्र संप्रदाय का हिस्सा बन सकते हो? ये तो दयनीय है। अगर तुम लंबे समय तक जीना चाहते हो, तो घर जाओ। चीनीजी ने अपना बड़ा हाथ हिलाकर सिर्फ ये आखिरी शब्द कहे। फिर, बिना एक बार भी भीड़ की ओर देखे, उसका शरीर लाल रोशनी में झिलमिलाता हुआ हवा में उड़ गया, मानो लाल रोशनी की एक तीर की तरह आकाश में तेजी से आगे बढ़ रहा हो। भीड़ एक दूसरे को घूर रही थी। अचानक हवा में सन्नाटा छा गया, मानो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। संप्रदाय के साथी जी, मुझे लगता है कि हम अंतिम चरण के दानव पशुओं के क्षेत्र में कदम रखने लगे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि यह अब और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। हमें क्या करना चाहिए? राक्षसी धूसर त्वचा और लंबी पूंछ वाले एक दानव जाति के युवक ने पूछा। जी जियांग के जवाब देने से पहले ही नुकीले कानों, उभरे हुए दांतों और लंबी कद काठी वाली एक विदेशी लड़की ने बीच में ही टोकते हुए कहा, ओह, अगर आप सज्जन चाहें तो अपनी मस्ती जारी रखिए। मैं जा रही हूँ। मैं भी। मेरा मतलब है, अगर आप जीतते हैं तो आप अंक इकट्ठा करते हैं, लेकिन अगर आप हार जाते हैं तो आप अपनी एकमात्र जिंदगी खो देते हैं। मैं यहाँ सिर्फ इकट्ठा करने के मिशन के लिए आया हूँ। मैंने राक्षसों का शिकार करने के लिए साइन अप नहीं किया है। चूंकि समूह अभी अभी अपनी पहली जीवन मरण की स्थिति से गुजरा था तथा कुछ सदस्यों ने खुलेआम समूह छोड़ने का विचार व्यक्त किया था, इसलिए बहुत से सदस्य स्वयं को त्यागने का विचार मन में लाने लगे थे। शी म्यू के बगल में खड़ी जी लिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी पुतलियां इस शोरगुल को देखकर दंग रह गईं। इस बीच शी म्यू बिना कुछ कहे उदासीनता से उन्हें देख रहा था। जी जियांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने अपना सिर उठाया और कुछ पल क्षितिज की ओर देखा, फिर अपनी हथेलियां फैलाकर समूह की ओर मुड़ा और बोला, सब सुनो। पूरे आवास में जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे उच्च श्रेणी के राक्षसों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई होगी। चूंकि अब तुम सब आगे बढ़ने में रुचि नहीं रखते, इसलिए जी जियांग भी किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। जहां हम अभी हैं, वहां से ज्यादा दूर नहीं एक सुरक्षित क्षेत्र है, एक ऐसा स्थान जिसे मेरे जैसे लोगों ने सुरक्षित माना है। चूंकि ये दल इस नीच व्यक्ति के सुझाव पर बना है, इसलिए यह मेरा भी कर्तव्य है कि मैं सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करूं। तो क्यों न मैं तुम सबको उस सुरक्षित क्षेत्र तक ले जाऊं और वहां पहुंचने के बाद ही हम अलग होकर अपना रास्ता चुनें। वह सुरक्षित स्थान यहाँ से कितनी दूर है? हम लंबी पूंछ वाले दानव जाति के युवक ने पूछा। यहाँ से लगभग 50 मील उत्तर में। वहाँ एक छोटी सी पहाड़ी है जहाँ बहुत कम राक्षस जानवर विचरण करते हैं और जहाँ दुर्लभ जड़ी बूटियां अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती हैं। वाह, इन सब के मुकाबले तो ये तो स्वर्ग जैसा लगता है। याद दिलाओ, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? नुकीले कानों और उभरे हुए दांतों वाली लड़की ने सावधानी से पूछा। हम सब तो जोश और महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए थे, है ना? जी जियांग ने व्यंग्य किया और जवाब दिया, कुछ देर पहले हमारा लक्ष्य जमीन की गहराई में जाकर खजाने और बेशकीमती चीजें ढूंढना था, यानी उस सुरक्षित जगह तक जाने का रास्ता बहुत अलग होता। अगर मैं उस समय वहां जाने का सुझाव देता तो मुझे बताइए कि क्या आप में से कोई सचमुच सहमत होता?
समूह के कुछ लोग चुपचाप एक दूसरे को घूर रहे थे। इस नीच व्यक्ति ने इस सुरक्षित स्थान का जिक्र सिर्फ इसलिए किया था, एक ऐसा गुप्त रहस्य जो सिर्फ मेरे कबीले के लोगों को ही पता था, क्योंकि उसे अपने सदस्य की सुरक्षा की सच्ची चिंता थी। बेशक आप उस सद्भावनापूर्ण कार्य पर अविश्वास करने का विकल्प चुन सकते हैं। आप मेरी बातों पर चाहे जितना संदेह करें, मैं जा रहा हूँ। जी जियांग ने उत्तर दिशा की ओर बढ़ने से पहले कहा। अरे संप्रदाय साथी जी, नाराज मत हो, यह नीच व्यक्ति आपका अनुसरण करना चाहता है। मैं भी, मेरा इंतजार करो। जी जियांग को इतनी जल्दी उड़ान भरते देख समूह के अधिकांश लोग, उन लोगों को छोड़कर जो अभी भी उसे संदेह भरी नजरों से देख रहे थे, जल्दी से उसके पीछे चले गए। शी म्यू ने जी जियांग की ओर चिंता भरी नजर से देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बड़े भाई शी, क्या हमें उनका पीछा नहीं करना चाहिए? जी लिंग ने धीरे से पूछा। जरूर, समझ नहीं आता क्यों नहीं, शी म्यू ने रूखेपन से जवाब दिया और चलने लगा। वे लगभग आधे घंटे तक यात्रा करते रहे, जब तक कि वे सवाना और कुछ प्रकार के टीलों के बीच स्थित एक छोटी पहाड़ी के पास नहीं पहुंच गए। संप्रदाय के साथी जी, क्या वह सुरक्षित स्थान जिसके बारे में आपने बात की थी, इस पहाड़ी के अंदर छिपा है? समूह में से किसी ने झांका। अधीर मत हो दोस्त, मेरे लोगों के रिकॉर्ड के अनुसार वह स्थान पहाड़ियों की इस श्रृंखला में छिपा है। सच कहूँ तो मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है आप सभी को, मैं जाकर आगे जाकर देखूंगा कि वह वास्तव में सुरक्षित है या नहीं, उसके बाद ही आप सभी के पास वापस आऊंगा। जी जियांग ने पहाड़ियों की ओर देखते हुए कहा। अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसका शरीर हवा में उड़ गया और आगे की ओर दौड़ पड़ा। सावधान, कुछ ठीक नहीं है, शी म्यू ने जी लिंग से मानसिक रूप से कहा, जैसे ही उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। ऐसा क्यों है बड़े भाई शी? मुझे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखी। जी लिंग ने शुरुआती अचेतन अवस्था के बाद टेलीपैथी के जरिए जल्दी और घबराहट में जवाब दिया, जिसके बाद उसने अपने आसपास के लोगों पर अपनी आत्मा की अनुभूति का विस्तार किया। यही तो शक की बात है, हमें यहाँ कुछ भी खतरनाक नहीं दिख रहा। यहाँ बहुत शांति है और राक्षसी जानवरों से भरे इलाके के बीचों बीच होने के बावजूद हवा में राक्षसी गंध का जरा भी नामो निशान नहीं है। क्या यह अजीब नहीं है? शी म्यू बाहर से भले ही उदासीन भाव धारण किए हुए था, लेकिन अंदर से वह मुस्कुरा रहा था। उसने लड़की की ओर एक अर्थपूर्ण नजर डाली और दोनों ने अपनी गति काफी धीमी कर दी, जिससे उनके और दूसरों के बीच और भी अधिक दूरी हो गई। लगभग आधे घंटे बाद समूह छोटी पहाड़ियों के पास पहुंच गया। जी जियांग, जो उनका नेतृत्व कर रहा था, पहाड़ियों में कूद पड़ा। वह किसी भी प्रकार की रिपोर्ट लेकर वापस नहीं आया। उसे इतना समय क्यों लग रहा है? क्या वह मुसीबत में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे देखो, उसे पूरा भरोसा था कि यहाँ कोई शक्तिशाली राक्षस नहीं है। खैर, लगता है हम यहीं खड़े होकर इंतजार कर सकते हैं। जैसे ही बड़बड़ाहट की आवाजें सुनाई देने लगी, वीर के पैर पहाड़ियों के सामने रुक गए। अध्याय 470, धरती को कंपा देने वाला मुक्का। अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। पंक्ति के सबसे अंत में खड़े शी म्यू ने अपनी आंखों के सामने फैली शांत पहाड़ियों को देखा और पाया कि उसका मन पूरी तरह से संदेह से भर गया है। पहाड़ियां कहीं से भी बहुत बड़ी नहीं थीं, लेकिन उनमें प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई थी, जिसके कारण वे उन सभी इलाकों से अलग दिखती थीं जहां शी म्यू और उनकी टीम ने अब तक यात्रा की थी। भूभाग की बात करें तो वहां कुछ ऐसे स्थान थे जो घाटियों में प्रवेश बिंदु जैसे दिखते थे, जो कई छोटी घाटियों की ओर ले जा सकते थे। समय बीतता गया, 1 दर्जन मिनट बीत गए, लेकिन जी जियांग फिर कभी नहीं दिखा। अब क्या? मुझे मत बताना कि जी जियांग ने हमें ऐसे ही यहाँ छोड़ने का फैसला कर लिया था। ये जी जियांग का खेल क्या है? वास्तव में जब भीड़ में खींच पैदा होने लगी और उनकी बुदाबुदाहट शोरगुल में बदलने लगी, तो टीम के सबसे आगे बैठे लोगों ने अचानक चिल्लाकर कहा, क्या ये ब्लाइटफ्रीड है जो 300 से अधिक वर्षों से बढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं, वहाँ दिव्य राजा का मशरूम है। मैंने यांग ब्लॉसम पर नजर डाली। लगता है जी जियांग झूठ नहीं बोल रहा है जब उसने कहा था कि इस क्षेत्र के आसपास मुट्ठी भर दुर्लभ जड़ी बूटियां होंगी। पता चला कि दल के सबसे आगे के सदस्यों को घाटी के प्रवेश द्वार पर दुर्लभ जड़ी बूटियों की एक अद्भुत प्रचुरता मिली थी, जिससे दल का उत्साह इतना बढ़ गया कि वे आगे बढ़ने के लिए बाध्य हो गए। बड़े भाई शी, क्या आप नहीं जा रहे? शी म्यू को अपनी जगह पर ही खड़ा देखकर जी लिंग ने पूछा। जी लिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह उससे मेल नहीं खाता जो हम जी जियांग के बारे में जानते हैं? शी म्यू ने पूछा। अगर उसे पता था कि ऐसी जगह इतनी दुर्लभ जड़ी बूटियों से भरी होगी, जो कि हर कोई चाहता था, तो उसने हमसे यह बात क्यों छिपाई? जी लिंग ने जोर से पलकें झपकाईं और सहमति में कहा, अब जब आपने इसका जिक्र किया है, तो हाँ, यह वाकई अजीब है। अच्छा नहीं, शी म्यू ने अचानक धीमी आवाज में गुर्राहट की और खुद को पीछे की ओर फेंका। थम्प अप। वह अभी ज्यादा दूरी भी तय नहीं कर पाया था कि उसका शरीर किसी सख्त चीज से टकराया, जिससे उसका शरीर उसकी सतह से उछल गया। गति पाकर शी म्यू ने कलाबाजी की और जमीन पर गिर पड़ा। उसका काला उल्कापिंड लोहे का ब्लेड पहले से ही उसके हाथ में था। उसने ब्लेड में रियल क्यूई इंजेक्ट किया और उसे घुमाया। ब्लेड से एक तेज चीख निकली जब उसकी काली चमकदार परत भड़क उठी, जिसने फिर सामने के स्थान की ओर प्रकाश की एक 10 गज लंबी काली तलवार फेंकी। लक्ष्य पर कुछ समय तक लहरें बनी रहीं। उसके बाद सघन बैंगनी रंग के धुंधले निशान उभरे और फिर वे ऐसे गायब हो गए जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। लेकिन जी लिंग ने अपना स्वयं का टेक्निकल सैश बुलाया, जिससे उसके सामने के स्थान पर बहुरंगी बिजली की चापें निकल पड़ीं।
प्रिट प्रेट की जोरदार आवाज हुई क्योंकि बहुरंगी चिंगारियां फूट पड़ीं और उस स्थान से उछलीं जहां हमला हुआ था, लेकिन लगभग तुरंत ही स्थिति सामान्य हो गई। अरे क्या हो रहा है? दोनों के शोरगुल भरे प्रयासों ने समूह के बाकी सदस्यों का ध्यान आसानी से आकर्षित कर लिया, जिससे वे घाटियों में जाने के रास्ते में ही रुक गए क्योंकि उनमें से कई लोग अपनी पिछली यात्रा से लौट रहे थे, जबकि अधिक सदस्य धीरे धीरे उनके पास लौट आए। शे म्यू और जीलिंग ने पहले से ही समान परिणामों के साथ कुछ और दिशाओं में समान हमले शुरू कर दिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि शे म्यू और बाकी लोग जिस क्षेत्र में थे उसके चारों ओर एक अदृश्य गुंबद की दीवार थी जो उनसे आगे पहाड़ियों में दूर तक फैली हुई थी। बकवास, यह एक फंसाने वाला मंत्र है। उनमें से कुछ और ने तुरंत अपने आत्मिक उपकरण बुला लिए और अपने आसपास के वातावरण पर प्रहार करने लगे। एक क्षण में विभिन्न रंगों की चिंगारियों और प्रकाश के फटने से एक प्रकार का कोलाहल फूट पड़ा और हवा में चारों ओर से लहरों का एक चक्करदार प्रदर्शन शुरू हो गया। हर बार जब लहरें दिखाई देती तो सघन बैंगनी रंग के रूम उभर आते, लेकिन थोड़ी देर बाद वे फिर से फीके पड़ जाते और एक बार भी टूटने का कोई संकेत नहीं दिखाते। भीड़ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। खैर, लेट अर्थ रैंक पावरहाउस भी संभवतः मेरे डार्क डोर फॉर्मेशन को बिना किसी कठिन प्रयास के तोड़ नहीं सकता है, इसलिए आप सज्जन लोग अपने निरर्थक प्रतिरोध को रोकने के अलावा और क्या कर सकते हैं? पहाड़ियों के भीतर से एक आवाज फैली, जैसे उसमें से बैंगनी रंग की रोशनी की एक किरण निकली। वह चमकी और भीड़ के सामने रुक गई, जिससे पता चला कि वह एक बैंगनी रंग की उड़ती हुई गाड़ी है। उस पर 4 आकृतियां दिखाई दे रही थीं। सबसे ज्यादा पहचान में आने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद जी जियांग था, जिसके साथ 3 और लोग थे जिनके गालों पर वही काले धब्बे थे। यह इस बात का संकेत था कि वे उसके हमवतन थे। तुम क्या कर रहे हो? जी जियांग, हमें बाहर निकालो, कमीने। भीड़ में कोलाहल मच गया। समूह का एक सदस्य, जिसका चेहरा बाज जैसा था, जैसे ही उसे यह एहसास हुआ वह गुस्से से चिल्लाया, जी जियांग, कमीने, तूने शुरू से ही इसकी योजना बनाई थी, हमें यहाँ फुसलाकर लाया था। हा हा हा, नहीं नहीं, मेरी योजना तुम सबको कुछ देर और अपने साथ रखने की थी ताकि मेरे पास और ज्यादा डेमन न्यूक्लियस इकट्ठा करने के लिए ढेर सारे अतिरिक्त हाथ हों। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सिर्फ बेवकूफ ही नहीं बल्कि डरपोक भी हो जो कुछ विंडस्ट्राइडर होल का सामना करके ही डर जाते हो, इतना कि तुम सब बाहर जाने का प्लान ही छोड़ दो। खैर, अगर तुम सबने अपने अपने काम को छोड़ने का फैसला कर लिया है तो मैं तुम में से किसी के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जी जियांग ने उस आदमी को घूरा और समझाते हुए जोर से हंसा। बहुत हो गई बातें, अपना किंग शान ऑर्डर यहीं छोड़ो और भाग जाओ। मेरा किंग शान ऑर्डर पाने की संभावना बहुत कम है, कमीने। नुकीले कानों वाली एलियन लड़की को आखिरकार जी जियांग की पूरी चाल समझ आ गई। जब उसने वो आखिरी शब्द सुना, गुस्से से भरी एक गुर्राहट के साथ उसके शरीर से हरे प्रकाश की एक चकाचौंध भरी आभा फैल गई और एक हरी तलवार उसके सामने क्षैतिज रूप से रख दी गई। अज्ञानी, मैं तुम्हें एक उदाहरण बना दूंगा। जी जियांग की आवाज अभी पूरी तरह से गायब भी नहीं हुई थी कि उसका एक रिश्तेदार उड़ती हुई गाड़ी से कूदते ही हरी रोशनी में चमकने लगा और काले शल्कों वाले एक विशाल ड्रैगन और चमगादड़ के संकर में बदल गया और उसकी ओर गोता लगाने लगा। और तो और उससे निकलने वाली आभा मध्य पृथ्वी के स्तर तक पहुंच गई थी। नुकीले कानों वाली विदेशी लड़की ने एक तीखी चीख निकाली जब उसने अपनी लंबी तलवार को घुमाया और 10 गज लंबी ठंडी हरी रोशनी वाली ब्लेड को वाइवन बैट की ओर चीरते हुए फेंका। धमाका! वाइवन बैट के पंख फड़फड़ाए और उससे हरे नरक का एक झरना नीचे की ओर बरसा और नुकीले कानों वाली एलियन लड़की के साथ हरे प्रकाश की धार की ओर गिरने लगा, जिससे आसपास इतनी तीव्र गर्मी फैल गई कि बाकी भीड़ पीछे हट गई। वाइवन चमगादड़ ने अपने पंख समेटने से पहले एक अजीब सी किलकारी मारी, जिससे हरी लपटें घटती हुई लहरों की तरह उसके पंखों में वापस आ गईं। उस समय तक नुकीले कानों वाली उस विदेशी लड़की के शरीर से बस राख का एक तालाब ही बचा था। जी जियांग ने हाथ हिलाया और एक किंग शान ऑर्डर और स्टोरेज रिंग राख के ढेर से निकलकर उसके हाथों में आ गए। उसके पीछे वाइवन बैट ने फिर से अपना मानव रूप धारण कर लिया था। जिस क्षण वह व्यक्ति अपने उड़न गाड़ी से बाहर कूदा था, वापस लौटने तक वह केवल कुछ सेकंड ही जीवित रहा। तथापि इन्हीं कुछ सेकंडों के भीतर एक प्रारंभिक पृथ्वी श्रेणी का लड़ाकू विमान मारा गया। ये सभी लोग मध्य पृथ्वी स्तर के लड़ाके हैं। शी म्यू की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि जीलिंग इन नए लोगों को उत्सुकता से देख रहा था। ठीक है, तो कौन शहीद होने के लिए उत्सुक है? जी जियांग ने मुस्कुराते हुए नीचे खड़ी भीड़ को देखा। अरे अरे, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें अपना किंग शान ऑर्डर देता हूँ। ठीक है, एक बाघ के सिर वाला दानव जाति का व्यक्ति घबराहट में चिल्लाया। जैसे ही जी जियांग की नजर उस पर पड़ी, उसने जल्दी से अपना किंग शान ऑर्डर उसकी ओर फेंक दिया। कम से कम तुम अपनी स्थिति को अच्छी तरह समझ तो सकते हो। अब भाग जाओ, जी जियांग ने हाथ हिलाकर ऑर्डर और अपनी स्टोरेज रिंग उठाते हुए कहा। उसी आदमी ने तुरंत अपने हाथ में रखे वाटरी वॉल्ट हेवन जेड को कुचल दिया और गायब हो गया। बाज जैसे चेहरे वाले आदमी समेत बाकी लोग अगर डरे हुए नहीं तो क्षुब्ध जरूर थे, लेकिन ये साफ होता जा रहा था कि जब वे अपने जाल में फंस गए थे और कुछ पृथ्वी श्रेणी के शक्तिशाली लोगों की नजरों से घिरे हुए थे, तो वे कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ अपने ही वाटरी वॉल्ट हेवन जेड को कुचल पाए और धुंधली रोशनी में तब्दील होकर पूरी तरह से गायब हो गए। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, किंग शान ऑर्डर के टोकन हवा से गिर गए और जी जियांग के थैले में उड़ गए। अंत में केवल शे म्यू और जीलिंग ही बचे। अच्छा, अगर तुम अभी भी यहाँ हो तो मुझे यकीन है कि तुम मेरा विरोध करने के लिए यहाँ हो, है ना? अगर ऐसा है तो कृपया मुझे इजाजत दो। जी जियांग ने व्यंग्य किया और उसकी नजरें उन दोनों पर टिक गईं।
मुझे बताओ, शी म्यू, जो जी जियांग और उसके दोस्तों के आने के बाद से बात नहीं कर रहा था, ने उदासीनता से धीरे से कहा, क्या मिड अर्थ रैंक होना वास्तव में उतना शक्तिशाली है जितना आप सोचते हैं? समूह के बाकी सदस्यों के विपरीत शी म्यू पूरी तरह से किंग लैन पवित्र संप्रदाय में शामिल होने के लिए समर्पित था। कुछ बदमाशों के शब्द उसे इस परीक्षा को छोड़ने से नहीं रोक सकते थे। हालांकि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शी म्यू ने पहले भी स्वर्ग श्रेणी के शक्तिशाली लोगों से लड़ाई लड़ी थी, इसलिए कुछ पृथ्वी श्रेणी के एलियंस खतरे के पैमाने में काफी पीछे थे। अगर अब तक भी तुम शांत रह पाए हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारी कोई न कोई दिलचस्प कहानी जरूर होगी। बाकी ज्यादातर बेवकूफों से अलग। जी जियांग की पुतलियां सिकुड़ गईं, एक गंभीर भाव प्रकट करते हुए, फिर एक बार फिर पागल और उन्मादी भाव में बदल गया जब उसने अपनी आवाज ऊंची की, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे अपनी योजना में किसी कठिन प्रतिरोध की उम्मीद नहीं थी? लड़कों, उसके पीछे खड़े 3 आदमी अपनी उड़न गाड़ी से उतरते ही हरी रोशनी में झिलमिला उठे और हवा में 3 वाइवन चमगादड़ों में बदल गए। उनके पंख फड़फड़ाते ही उनके पंखों से हरी लपटें निकलीं और नीचे की ओर बरसने लगीं। शी म्यू ने एक बेतुकी सी हंसी, एक खटखट के साथ उसकी छड़ी और तलवार उसके हाथों में थी, जबकि उसके शरीर से लाल बत्तियां चमक रही थीं। उफ! उसके पीछे लाल पंखों का एक जोड़ा फैला हुआ था। फड़फड़ाते हुए वह हवा में उड़ गया, अपनी असली क्यूई को अपनी बाहों में भरकर क्षैतिज रूप से झूल गया। उसके सामने का स्थान अचानक छड़ों और ब्लेडों की मृग तृष्णाओं से भर गया, मानो पहाड़ उसके विरोधियों की ओर टूट पड़े हों। धमाका! पहाड़ जैसे हमले हरी लपटों से टकराए, जिससे ध्वनियां फूट पड़ीं। हवा में दहाड़ते हुए हरे नरक ने शी म्यू के कड़े हमलों के कारण अपनी गति रोक दी, लेकिन साथ ही शी म्यू के हमले भी हरी लपटों के पर्दे को भेद नहीं सके। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न हो गया है। जी जियांग को आश्चर्य हुआ कि एक अकेला इंसान उसके तीनों लोगों के हमलों को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन एक बार जब उसकी नजर जी लिंक पर पड़ी तो वह बहुत संक्षेप में शी म्यू की ओर मुड़ा। उसके होंठों के किनारे एक धूर्त मुस्कान में कांप उठे। फुसफुसाहट। जी जियांग का शरीर धुंधला हो गया जब वह हवा में उछला, एक वाइवन बैट में बदल गया और शी म्यू की लड़ाई के बीच से चमकता हुआ जी लिंक की ओर गोता लगाया। तुम यहीं रहो। शी म्यू ने एक गहरी सांस ली और जी जियांग के इशारे पर अपनी दाहिनी मुट्ठी हवा में जोर से पटक दी। इस समय तक शी म्यू की शारीरिक शक्ति इतनी अचूक हो चुकी थी, अपने शरीर की प्रकृति और अपनी किलेबंदी की तकनीकों के कारण, कि उसका एक मुक्का भी अंतरिक्ष की संरचना को तहस नहस करने के बराबर था। एक तेज गुनगुनाहट के साथ उसके मुक्के से एक चमकदार सफेद चमक निकली। उसी समय जी जियांग, जो जी लिंक की ओर बढ़ रहा था, को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं, मानो कोई विपत्ति उसकी ओर आने वाली हो। भयभीत होकर जी जियांग ने सहज ही अपने पंख फड़फड़ाए और उसका शरीर अचानक क्षैतिज दिशा में एकदम 90 डिग्री घूम गया। तभी एक अवर्णनीय शक्ति उस स्थान पर टकराई जहां वह 1 मिलीसेकंड पहले था, जिससे अंतरिक्ष के ढांचे में एक सफेद दरार पड़ गई जो फैलने से इनकार कर रही थी, जिससे जमीन में दरार पड़ गई। धमाका! एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट हुई। पहले समतल जमीन जोर से हिली और उसका बीच का हिस्सा अचानक लगभग आधा एकड़ बड़े मुट्ठी के आकार के काले गड्ढे में धंस गया। उसकी परिधि भी साफ सुथरी कटी हुई थी, मानो किसी तेज ब्लेड से तराशी गई हो, जबकि किनारे से उसका निचला हिस्सा दिखाई भी नहीं दे रहा था। जी जियांग को एहसास हुआ कि वह कितना भाग्यशाली था कि उसने हमले को चकमा दे दिया। उसका सिर धुंधला गया और वह अपने मानव रूप में लौट आया। जैसे ही उसने नीचे उस नए बने हुए रसातल को देखा, वह खुद को रोक नहीं पाया और एक तेज सांस ली। उसके चेहरे के रंग इस एक मुठभेड़ से पहले ही उड़ चुके थे।